प्रत्याहार लिखा है? लिखा है? नहीं मिला? मिला कि नहीं ये बताओ? मिल गया? और हर्ष प्रत्याहार के आगे ब्रैकेट में क्या क्या लिखा है वो पढ़िए, जरा जोर से पढ़िए। हाँ, ये सघोष व्यंजन होते, इन्हीं को हम मृदु कहते हैं, कोमल कहते हैं, मधुर कहते हैं। ठीक है, और ये सब आपके पेपर में पूछा जाएगा, अभी भी समय है, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए खैर, ध्यान दीजिए। तो झल प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर हो या कोई सघोष व्यंजन, अथवा कुछ भी ना हो, कुछ भी का मतलब है कोई भी वर्ण न हो। अगर हो बाद में, अगर बाद में कुछ हो तो क्या होना चाहिए? कोई स्वर होना चाहिए या कोई सघोष व्यंजन होना चाहिए, अथवा कुछ भी ना हो। हर स्थिति में झल बदलता है किसमें? जश में बदलता है। झल किस में बदलता है? झल के स्थान पर क्या हो जाता है? जश हो जाता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। पद के अंत में जब झल प्रत्याहार के ये इतने वर्ण आते हैं और इन वर्णों के बाद दूसरी तरफ यदि कोई स्वर आता है, कोई सघोष व्यंजन आता है या कोई भी वर्ण नहीं आता है, हर स्थिति में झल के स्थान पर जश होता है। मतलब ये इतने वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलते हैं। जश में तीसरे वर्ण हैं, तो ये सारे वर्ण अपने अपने वर्ग के किस वर्ण में बदल जाएंगे? तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। ठीक है, अगर कठिनाई हो रही है तो हम इसकी हिंदी में परिभाषा लिख दें, नियम लिख दें, बताइए। लिख देते हैं, इसका नियम हम लिख लेते हैं। देखिए इसका नियम क्या है। इसका नियम है, पदांत में, लिख लीजिए जल्दी जल्दी, पदांत में झल प्रत्याहार के वर्णों, और झल प्रत्याहार के वर्णों कौन कौन से हैं वर्ण? ब्रैकेट में लिख लीजिए, वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे तथा श, श, स और हा के बाद जब कोई भी स्वर या कोई सघोष व्यंजन आता है, अथवा कोई भी वर्ण नहीं आता है, अथवा कोई भी वर्ण नहीं आता है, हर स्थिति में, हर स्थिति का मतलब है कि चाहे ये इतने वर्ण आए, कितने वर्ण, कोई भी स्वर आए, कोई सघोष व्यंजन आए या कोई भी वर्ण ना आए, हर स्थिति में झल के स्थान पर जश हो जाता है। अर्थात पदांत का वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये आपका नियम हो गया पदांत जश्त्व का। ठीक है,
पदांत में झल प्रत्याहार के वर्णों और झल प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं? तो ब्रैकेट में लिखा है वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, मतलब 1 2 3 4 तथा 4 ऊष्म के बाद जब कोई भी स्वर या कोई सघोष व्यंजन आता है अथवा कोई भी वर्ण नहीं आता है, हर स्थिति में झल के स्थान पर क्या हो जाता है? अगर कोई वर्ण आएगा तो भी झल जश में बदलेगा, कोई नहीं आएगा तब भी पदांत को जो झल है उसको हम जश बना करके ही लिखेंगे। तो पदांत का वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या हो जाता है? बदल जाता है। ये इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले हमने समझा कि जश्न संधि के 2 भेद हैं, कौन कौन से? पदांत और अपदांत। पदांत जश्न का सूत्र क्या है? झलाम जशोन्ते। झलाम का मतलब है झल प्रत्याहार, जशोन्ते का मतलब है जश और अंत। तो पदांत में अर्थात पद के अंत में जब झल होता है और उसके बाद जब कोई स्वर, कोई सघोष व्यंजन या कुछ भी नहीं आता है, संधि होने पर हम झल के स्थान पर क्या लिखते हैं? जश लिखते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर थोड़ी जगह है, यहाँ एक उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एक उदाहरण कौन सा लिखा है? तो जैसे लिखा हुआ है जगत। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो और कुछ है तो हर स्थिति में हम यहाँ क्या लिखेंगे? तो पहले तो हम देखें कि यहाँ आया क्या है। यहाँ क्या आया है? ता आया है। और ता जो है ये किस में आता है? झल प्रत्याहार में। ता झल में आता है? ता झल में कहाँ आता है? नहीं आता है। आंखें खोल के देखो, कहाँ है? हम कंफ्यूज नहीं करते, हम देखना चाहते हैं कि आपका आईक्यू लेवल क्या है। अरे ता वर्ग का पहला है और बड़ा बड़ा लिखा है वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे हैं। हमने पूछा आता है? हाँ। फिर नहीं आता है? हाँ नहीं आता है। मतलब हाँ में हाँ काहे मिला रहे हैं? जो है वो डंके की चोट पे कहिए। ठीक है, खैर, तो ता क्या है? झल है, झल है। पदांत में झल आया है और नियम कहता है कि जो झल होता है पदांत का, पद का अंतिम जो झल होता है वो किस में बदल जाता है? जश में। मतलब पदांत का वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा। तो जो ता है, इस ता का तीसरा वर्ण क्या होता है? तो जगत को हम अब क्या लिखेंगे? जगद। अच्छा, इसके बाद अब देखिए इधर है क्या? ईश है। ठीक है, तो जब ता दा में बदला, क्यों बदला? क्योंकि बाद में कुछ था नहीं, और अगर बाद में कुछ था भी तो बाद में क्या था? स्वर। तो यहां देखिए नियम में कहता है कि झल प्रत्याहार के बाद अगर कोई भी क्या आता है? स्वर, तो भी परिवर्तन होता है क्या? झल के स्थान पर क्या हो जाता है? जश। मतलब ये इतने वर्ण जो हैं ये अपने ही वर्ग के इन तीसरे वर्णों में बदल जाते हैं। तो जगत प्लस ईशा क्या बन जाएगा? जगदीशा बन जाएगा। बात समझ में आई क्या? आई। अगर नियम लिख लिया हो तो हम अगले पेज पर चलें और कुछ उदाहरण देख लें। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं फटाफट वाले अंदाज में। जैसे लिखा हुआ है वाक, धन, ईश, क्या बनेगा? वागीशः। वाक प्लस ईशा क्या बनेगा? क्यों बन गया वागीशः? क्योंकि पदांत में झल है, झल के बाद कोई स्वर है तो संध होने पर झल बदला जश में। पदांत का वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदला। अगला है लिखा हुआ है ऋक, धन, वेदः, क्या बनेगा? ऋग्वेदः। ठीक, फिर लिखा हुआ है दिक प्लस अंबरः, क्या बनेगा? दिगंबरः। फिर लिखा है दिक प्लस गजः। अब देखिए यहां पर पदांत में झल है, यहां पर क्या है? झल के बाद, अच्छा पहले इसको लिख लें, दिक प्लस गजः क्या बनेगा? दिग्गजः। ठीक है, अब हम जो उदाहरण लिख चुके हैं इनको हम जरा देखते हैं। पदांत में झल है, झल के बाद कोई स्वर है तो झल के स्थान पर क्या हुआ? जश हुआ। पदांत में झल है, उसके बाद क्या है? कोई
व्यंजन में भी कैसा व्यंजन है? सघोष है। सघोष है तो झल के स्थान पर क्या हुआ? जश हुआ। ठीक है, पदांत का वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया। ये झल है, झल के बाद स्वर है तो झल जश में बदला। ये झल है, झल के बाद क्या है? सघोष व्यंजन है तो झल बदला किसमें? जश में। मतलब पदांत का वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल रहा है। ठीक है, कुछ और उदाहरण देखते हैं। का हो गया। अब देखिए लिखा है अच प्लस अंतः, क्या बनेगा? चा के बाद चा झल है, झल के बाद कोई स्वर है तो झल बदलेगा जश में। चा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण जा में बदल जाएगा और अच प्लस अंतः क्या बनेगा? अजंतः बनेगा। ठीक है, अगला उदाहरण है, लिखा हुआ है षट धन आननः, क्या बनेगा? षडाननः। किसका पर्याय है? किसका है? विष्णु जी का है। किसका है? गणेश जी का नहीं है, कार्तिकेय का है। षडानन। ठीक है, यस, संस्कृत में अंग्रेजी है ना। संस्कृत में तो बता नहीं पा रहे हैं, इसीलिए नहीं, यस के कारण। नहीं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, यस बोलिए, क्योंकि पता है एस्टेट में एस भी आएगा, है ना। और ये भी आएगा। तीनों लैंग्वेज जो हैं कंपलसरी हैं, मतलब तीनों भाषाएं अनिवार्य हैं। ठीक है, अच्छा, सैलरी जो इतनी देखेंगे वो क्या ऐसे थोड़े देखने को मिलेगी? सैलरी जब देखेंगे तब तो नहीं कहेंगे कि हाय दादा इतनी काहे दे रहे हो, हैं? तब कहेंगे कि अरे नहीं 2-4 हजार दे दो काम चल जाएगा। तो एकदम से दिमाग में काहे आए? थोड़ा थोड़ा करके आए ना। है? ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप पहली क्लास ले रही हैं और इसके पहले हम लोगों ने पूरी वर्णमाला पढ़ ली है। ये झल जो है, जश जो है, ये सब हमने वर्णमाला में पढ़ा है और वो आपने पढ़ा नहीं, तो इसलिए सब कुछ आप बाउंस कर रहा है। तो आप प्रीवियस क्लास जो है वो पढ़ी हैं ऐप पर, वहां से उनको देख लीजिए। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी चीजें। बात समझ रही हैं? तो भाई, जिन लोगों की पहली क्लास है और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये झल क्या है, ये सब क्या है, तो प्रीवियस क्लासेस जो भी हैं आपकी ऐप पर पड़ी होंगी, उनको देखिए, वहां से समझिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, और जब वो सब पढ़ लेंगे तो ये सब आसानी से समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब हमको अभी यही नहीं पता कि ये झल है क्या, तो समझ में कैसे आएगा? ठीक है, षट प्लस आनन, और कुछ नहीं समझ में आया इसीलिए हमने एक और तरीका अपनाया। जब कुछ समझ में नहीं आया तो जिनकी समझ में कुछ नहीं आया उनके लिए हमने ये मेहनत की, अन्यथा ये लिखने की हमें आवश्यकता नहीं थी। इसको लिखा था, इसको लिखा था, बात खत्म हो गई थी। ये लिखने के पीछे कारण यही था कि जिन लोगों ने वर्णमाला नहीं अभी पढ़ी, जिनकी पहली क्लास है, वो लोग भी नियमों को आसानी से समझ सकें। तो इसलिए हमने झल प्रत्याहार भी लिखा है, लेकिन झल क्या होता है उसके लिए ब्रैकेट में ये भी लिखा है। और अगर आपने कभी भी जीवन में हिंदी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि हिंदी में वर्ग क्या होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे की हम बात कर रहे हैं। जश क्या होता है? तो जश यहाँ लिखा हुआ है, ज ब ग ड द, ये अपने अपने वर्ग के तीसरे वर्ण हैं। तो हमने हिंदी संस्कृत दोनों लिख दिए हैं, तो यहाँ से आप हम समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। खैर, षट प्लस आनंद क्या बना? षडानन। ऐसे ही लिखा हुआ है सुप धन अंतः, क्या बनेगा? सुबंतः। ठीक, और फिर लिखा हुआ है जैसे अप धन जह। अच्छा, कौन बताएगा अब्ज का मतलब क्या होता है? हैं? कौन बोला? कौन बोला ये?
कोई बात नहीं मैम, आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला। ठीक है, क्या बोला इन्होंने? इसमें क्यों हंस रहे हैं इतना? आज तो अधिकांश भारतीय लोगों को ये समस्या है, और हमारी ये समस्या है कि हमसे यूपी टेट में पूछ लिया गया कि कब्ज में संधि कौन सी है। अगर ने आपने अगर कभी जीवन में थोड़ा बहुत भी आयुर्वेद को सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, जाना होगा, तो पता होगा हमारे सबके शरीर में 3 दोष होते हैं, या 3 चीजें होती हैं, वात, पित्त और कफ। जब कफ की अधिकता होती है, कफ मतलब बलगम, बलगम वाला तत्व, जिनकी प्रकृति ठंडी होती है, उनको कफ की समस्या होती है। ठीक है, और जिसको कफ की समस्या होती है उसका वात भी बढ़ता है, उसी को कब्ज भी होता है। तो कब्ज क्यों होता है? कब्ज किससे उत्पन्न, कब्ज है क्या? तो कफ दहन ज, जो किससे उत्पन्न होता है? कफ से। कफ धन जह क्या बनता है? अब देखो, कफ में क्या है? फा है, और फा क्या झल है? फा झल है? फा कैसे झल है? अरे कहो, फा अपने वर्ग का दूसरा है, और झल में क्या आते हैं? पहले दूसरे, ये देखो बड़ा बड़ा लिखा है फा। अच्छा, थोड़ा भी हम अगर घूर देते हैं कि फा, तो तुरंत से सरपटा जाते हैं। इसका मतलब है ये आपने ध्यान से समझा नहीं है। हम थोड़ी सी आंख दिखाएं तो आप बिल्कुल आंखें निकाल के हाँ होता है, कैसे नहीं होता है। ये स्थिति जिस दिन आ जाएगी, मान के चलो 30 में 35 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ सही है। कफ धन जह क्या बनेगा? कब्जह। अब कब्ज क्या है? हमारे शरीर का एक विकार है, एक समस्या है। ठीक है, लेकिन कब्ज अलग है, अब्ज अलग है। अब्ज क्या है? अब्ज कहते हैं अप धन जह को। अप कहते हैं किसको? पानी को। और अप माने पानी, जा माने उत्पन्न, जो पानी से उत्पन्न होता है। और पानी से उत्पन्न जो होता है वो होता है कमल। तो आपको एक नया पर्यायवाची भी मिला, किसका? कमल का। केवल संधि ना पढ़िए, पर्यायवाची भी पढ़िए। इसके पहले भी आपको एक नया पर्यायवाची मिला था, किसका? कार्तिकेय का। तो आप अब इस स्थिति में हैं, आप कोई 2 4 5 6 7 8 क्लास के छात्र नहीं हैं। आप तो इस स्थिति में हैं कि आपकी जितनी क्षमता हो उतने निशाने एक तीर से लगा सकते हैं। जरूरी थोड़े कि हम संधि पढ़ें तो संधि पढ़ेंगे। संधि पढ़ते समय अगर कोई नया पर्यायवाची मिल रहा है, विलोम मिल रहा है, या कुछ और मिल रहा है, तो साथ साथ उसको भी समझते चलेंगे। ठीक है, अप धन जह क्या बना? अब्जह बना। अच्छा, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है जगत प्लस अम्बा। एक हमारी अम्मा है, और ये हमारी ना है ना तुम्हारी अम्मा है, ये पूरे जगत की अम्मा है। अच्छा, हिंदी में तद्भव तत्सम पढ़ते हैं, अम्मा किसको कहते हैं? मम्मी को कहते हैं। और अम्मा का पूछ लिया जाए हिंदी में तत्सम 1 नंबर का, तो अम्मा का तत्सम क्या होता है? अम्बा होता है। ठीक है, अम्मा का तत्सम अम्बा होता है, जिसको हम हिंदी में अम्मा कहते हैं। अब तो अम्मा भी भूल गए, मम्मी कहने लगे, और कोई मम्मा कहने लगा, जबकि हम मम्मा पानी को कहते थे बचपन में, है ना? ठीक है, लेकिन अब वो मम्मा मम्मी को कहने लगे, और कोई मॉम कहता है, जो भी है। लेकिन हमारे यहाँ का जो शुद्ध शब्द है हिंदी का है अम्मा, और अम्मा का तत्सम हमसे 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, क्या? अम्बा। ठीक है, तो जो जगत की अम्बा हैं उनको क्या कहेंगे? जगदम्बा। ठीक है, जगदम्बा में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि का भेद कौन सा है? जश्न संधि है। सूत्र कौन सा लगा? झलाम जशोन्ते। ठीक है, बढ़िया है। अगला देखिए, उत प्लस योगः क्या बनेगा? उद्योगः। किस सूत्र से संधि हुई है? उत प्लस घाटन,
क्या बनेगा? ये उदाहरण और ये नियम समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत भी होगी तो हम कर क्या सकते हैं, ये भी तो है। इसके लिए भी आप ही को करना है। करना क्या है? इसको लिखिए, घर जाकर 2 4 6 बार पढ़िए, और तब भी समस्या रह जाती है तो कुछ नए नए उदाहरणों का अभ्यास कीजिए, तब भी समस्या रह जाती है तो अगली क्लास में आकर पूछिए। लेकिन आज तक रिकॉर्ड रहा है, जितनी भी क्लास हुई हैं आज तक हमसे किसी ने कुछ पूछा नहीं है। हमको ये भी पता काहे नहीं पूछा, क्योंकि घर जाकर उसने पढ़ा नहीं है। ठीक है, हम झूठ नहीं बोलते हैं, सही बोल रहे हैं। खैर, इसको लिख लीजिए, आगे बढ़े। लिख लिया? फोटोग्राफी ना करो ज्यादा, कॉपी में लिखो। तब काहे फोटो खींच रही हैं? खींच लो, इसका कोई पैसा अलग से थोड़े जमा करना पड़ेगा। बस हमारा ना आए, ठीक है। हाँ, लिख चुके हैं, आगे बढ़ें। चलिए, आपने एक भेद पढ़ा, जश्त संधि का, कौन सा? पदांत जश्तो। और पदांत जश्तो का सूत्र क्या पढ़ा? झलाम जशोन्ते। झलाम जशोन्ते क्या है? झल, जश और अंते। जब पद के अंत में झल होता है तो संध होने पर झल के स्थान पर क्या हो जाता है? जश हो जाता है। अब हम, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है नहीं, लेकिन हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि 5 साल बाद पेपर होने जा रहा है, आयोग क्या पूछ ले कोई पता नहीं है, इसलिए अपनी तरफ से कुछ छोड़ना नहीं है। जश तो संधि का जो दूसरा भेद है उसका नाम क्या है? अपदांत जश्तो है। क्या नाम है? अपदांत। और अपदांत जश्तो का मतलब क्या है तो वो समझते हैं। अपदांत जश्तो का सबसे पहले हम सूत्र देख लेते हैं। इसका सूत्र क्या है बोलिए? झलाम जश झशी। अच्छा देखिए, हम लोगों ने इसके पहले वाले सूत्र में झलाम को भी समझ लिया है, जश को भी समझ लिया है। इस सूत्र में दोबारा समझने की आवश्यकता है क्या? वही तो है झल, वही जश है, तो दोबारा समझने की आवश्यकता नहीं है। समझना किसे है? झश को। तो झलाम क्या हो गया? झल प्रत्याहार हो गया। जश क्या हो गया? जश प्रत्याहार हो गया। अच्छा, झश क्या है? तो झस है झश प्रत्याहार। और झश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो झभई से लेकर 9वां सूत्र और 10वां सूत्र, नहीं, सूत्र नंबर 8, 9 और 10। झभई घढ़धश जब गढ़दश, इन 3 सूत्रों से झश प्रत्याहार बनेगा। कौन कौन से वर्ण आएंगे? झभई घ धश जब गड दश। अच्छा ध्यान दीजिए, आपकी कॉपी में, हमको तो पेज बदलना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। आपकी कॉपी में आपके सामने झल प्रत्याहार लिखा है, और उस झल प्रत्याहार में आप देखेंगे तो आपको ये वर्ण वहां भी मिल जाएंगे। ये वर्ण कौन से हैं? ये तीसरे चौथे हैं। वहां सघोष की बात की गई है, सघोष होते हैं तीसरे चौथे पांचवें और यावारा लाहा। यहां बात किसकी की गई है? केवल तीसरे और चौथे की। ठीक है, तो नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है उसको समझते हैं। नियम कहता है कि जब पदांत में क्या हो, तो जब पदांत में क्या हो, पदांत में हो झल प्रत्याहार। और अपदांत में क्या हो? अपदांत में इसके पहले वाला नियम कहता था कि कोई भी स्वर हो, कोई भी सघोष व्यंजन हो, या कुछ भी ना हो, हर स्थिति में पदांत का झल जश में बदलेगा। लेकिन ये नियम कहता है कि जब पदांत में क्या हो? झल हो, और अपदांत में दूसरी ओर केवल क्या हो? झश हो। झश का मतलब क्या है? वर्गों के तीसरे चौथे वर्ण। और तीसरे चौथे वर्ण वहां भी आ रहे थे, यहां भी आ रहे थे। वहां स्वर भी आ रहे थे, वर्गों के पांचवें वर्ण भी आ रहे थे, यारा लावा हा भी आ रहे थे। यहाँ नियम को थोड़ा काट छांट के छोटा कर दिया गया है। यहाँ केवल कितने वर्णों की बात हो रही है? तीसरे और चौथे की। तो जब पदांत में झल हो और झल के बाद दूसरी ओर अपदांत में क्या हो? झश हो, तो संधि होने पर झल के स्थान पर क्या हो जाता है? जश हो जाता है। मतलब पदांत का वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। हिंदी में नियम लिख देते हैं, जब पदांत में झल के बाद झश
झष वर्ण आते हैं तो संधि होने पर पदांत में झल के स्थान पर जश हो जाता है। ठीक है, इस बार हमने बहुत विस्तार से नहीं लिखा है, क्योंकि पहले वाले नियम में हमने झल क्या है ब्रैकेट में लिख दिया था, जश क्या है वो भी लिख दिया था। इस बार केवल झल लिखा है, झश लिखा है और जश लिखा है। हम इतने समझदार हैं, हम समझ सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं दिक्कत है कि नहीं। क्या लिखा है ये बताओ जरा। बुध, बुध पद के अंत में क्या है? धा, धा है। अच्छा, धा क्या झल प्रत्याहार में आएगा? आएगा सर। आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि धा है तावर्ग का चौथा, और झल प्रत्याहार में आते हैं पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। तो ये चौथा है, मतलब इसको हम झल कह सकते हैं। ठीक है, इधर देखिए क्या है, इधर भी धा है, और धा क्या है? चौथा है। ये भी धा है, ये भी धा है, लेकिन इस संधि के नियम के अनुसार हम ये दोनों धा तो हैं, लेकिन इस वाले धा को हम क्या कहेंगे? झल, और इस वाले धा को क्या कहेंगे? झष। क्यों कहेंगे? क्योंकि झष प्रत्याहार में भी क्या आता है? धा आता है। तो एक है झल, एक है झष, और जब झल के बाद झष आता है तो संधि होने पर झल के स्थान पर क्या हो जाता है? जश। मतलब ये झल जो है पदांत का वर्ण जो है ये जश में बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। तो धा ता वर्ग का है, और ता वर्ग का तीसरा क्या होता है? दा। बुध धन धी क्या बनेगा? और जिसके जिसके पास ये होगी उसको ये नियम समझ में, किस किस के पास है? सबके पास है। ना होती तो हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते। ठीक है, ये भी तो है, नहीं ऐसा है? अरे, बुद्धि ना होती तो हम यहां तक कैसे आते हैं? बुध धन धी क्या बनेगा? बुद्धि ही बनेगा। अगला देखिए उदाहरण, अगला उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण ये हो गया, अगला उदाहरण हम लोग यहाँ इधर देख लेते हैं। क्या लिखा है? जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? दुह धन धा। क्या लिखा है? दुह प्लस धा। ये क्या आया है? हा आया है। हा झल प्रत्याहार में है क्या? सही बताओ। है? हम एक बार चेक कर लें भाई, कहाँ है? है? है। चलिए, तो हा क्या है? झल है। और ये धा क्या है? झष है। नियम कहता है झल के बाद जब झष होता तो झल बदलता है किसमें? जश में। मतलब पदांत का वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलता है। अब एक समस्या आ रही है। क्या आ रही है? वर्ग तो हमारे पास 5 ही हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। जो ऊष्म व्यंजन है, अच्छा वर्गों में होते हैं 5, ऊष्म व्यंजन है 4, और ऊष्म व्यंजन वर्ग में नहीं आता है। और जब वर्ग में आता नहीं तो ये फिर अपने वर्ग के तीसरे में कैसे बदलेगा? समस्या आ गई। अब क्या करें? क्या कर सकते हैं? अब समझिए, अब आते हैं थोड़ा जातिवाद की बात करते हैं, धर्मों की बात करते हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि जातिवाद फैला रहे हैं क्लास में, हम उदाहरण समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए इस क्लास में हम इतने लोग बैठे हैं, हमारे भारत देश की सबसे बड़ी समस्या सबको पता है। सबसे बड़ी समस्याएं हैं जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और धर्मवाद। भाषावाद,
तमिल वाले हिंदी वालों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, आए दिन झगड़े होते रहते हैं। हिंदी भाषियों को तमिलनाडु से, केरला से, कर्नाटक से प्रताड़ित किया जाता है, भगाया जाता है, पता है ये बात। कोई बिहार का, कोई यूपी का काम करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र गया, मराठी नहीं बोल पा रहा है तो आए दिन दंगे होते हैं। मराठी कहते हैं कि बिहारियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार अलग राज्य है, मराठा या महाराष्ट्र अलग राज्य है। तो ये क्या है? क्षेत्रवाद है, ये क्या है? भाषावाद है। उसके बाद हम यूपी में ही बात कर लें तो कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम पर लड़ा मरा जा रहा है, कोई हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ा मरा जा रहा है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, आपस में लड़ रहे हैं, जातियों के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, ये सब लड़ाई झगड़े यहाँ हैं, ये सब लड़ाई झगड़े यहाँ। हम यहाँ एक दूसरे को फूटी आंखों देखना नहीं चाहते हैं। हम यहाँ अगर गुजरात में जा रहे हैं तो हम यूपी के हैं, गुजरात वाले हमको फूटी आंखों देखना नहीं चाहते, महाराष्ट्र वाले देखना नहीं चाहते, तमिलनाडु वाले देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन वहीं तमिलनाडु का, वहीं गुजरात का और वहीं यूपी का, वहीं बिहार का जब कहाँ पहुंचा? अमेरिका। अब अमेरिका में ना तो ये इनकी जाति देखते हैं, ना इनकी भाषा देखते हैं, ना इनका क्षेत्र देखते हैं, ये केवल देखते हैं कि कहाँ का रहने वाला है? भारत का। तो भारत का रहने वाला है, वो चाहे किसी धर्म का हो, कोई भाषा बोलने वाला हो, किसी राज्य का हो, कोई मतलब नहीं है। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, जापान में, जर्मनी में, चीन में, कहीं भी हो, हम केवल इतना देखते हैं कि ये कौन है? भारतीय है, मतलब हमारा भाई है। और जब भी इनमें किसी के भी ऊपर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जैन हो, कोई भी हो, इनके ऊपर जब भी कोई संकट आएगा तो इनके साथ कौन खड़ा नजर आएगा? भारतीय, ना कि अमेरिकी। ठीक है, तो हम सब यहाँ तो लड़ते हैं, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो हम सब एक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ही देश के हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो हा है, हा क्या है? ऊष्म है। हा क्या है? ऊष्म है। ठीक है, और ये क्या है? ये वर्गीय है, स्पर्श है। अब इसने इसके साथ दोस्ती करनी चाहिए तो इसने कहा भैया नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तुम दूसरी जाति के हो, तुम्हारा दूसरा धर्म है। तुम्हारा दूसरा धर्म क्या है? तुम ऊष्म हो, हम क्या हैं? स्पर्श हैं। अब ये कह रहा है कि भैया ऊष्म है तो क्या हुआ, हम भी तो आदमी ही हैं, दोस्ती कर लो। इसने मना कर दिया, कहा नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? जब तक तुम अपना धर्म नहीं बदलोगे। अब ये क्या करे? ये दौड़ा दौड़ा गया किसके पास? अपने देश के लोगों के पास। इसके देश के लोग कौन है पता है? सूत्र आपने पढ़ा होगा एक, अकुह पढ़ा है। और ये सूत्र हमको बताता है कि चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, चाहे कवर्ग हो, चाहे हा हो, और चाहे, इन सब की जातियां अलग अलग हैं, इन सब के धर्म अलग अलग हैं। इसका धर्म क्या है? स्वर। इनका धर्म क्या है? व्यंजन। और व्यंजन में भी कौन सा व्यंजन? वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। इसका धर्म है, ये क्या है? ऊष्म है। और ये क्या है? अयोगवाह है। लेकिन ये सारे के सारे कहाँ के रहने वाले हैं? भारत के। मतलब ये सब कहाँ से उच्चरित होते हैं? कंठ से। तो हा के ऊपर जब ये समस्या आई, इसने मना कर दिया कि हम तुमको अपना नहीं सकते हैं, तो हा दौड़ा दौड़ा किसके पास आया? अपने देश वाले लोगों के पास। और किसके पास आया? कवर्ग के पास। कवर्ग का बड़ा परिवार है, 5 लोग हैं। कवर्ग ने कहा कि अरे तुम चिंता काहे करते हो, हम जब तक हैं टेंशन ना लो, तुम आओ हमारे साथ, आओ तुम हमारे घर में रहो आके। अब ये इसके घर गया। अच्छा, हमारे बचपन में, हमारे क्या है, सबके बचपन में गर्मी की छुट्टियों में, जून की छुट्टियों में, या तो हम मामा के यहाँ जाते थे या मामा हमारे यहाँ आते थे। हम भी 5 भाई बहन थे, मामा के भी 5 बच्चे थे। हम लोग जब जाते थे, पांचों जाते थे, वो लोग आते थे तो पांचों आते थे। उनमें जो पांचों होते थे, हमारे घर जब आते थे या हम उनके घर जब जाते थे,
तो पांचों में किसका किसके साथ अच्छा संबंध होता था? किसके साथ होता था? बड़े लड़के का बड़े लड़के के साथ अच्छा संबंध होता था, उनकी उनकी पक्की दोस्ती होती थी, एक पास बैठते थे, एक पास खेलते थे, एक पास बैठ के खाते थे, सोते थे, रहते थे, उठते बैठते थे। उससे छोटा, वहां उससे छोटा, दोनों एक साथ। एक उम्र के जो लोग होते थे उनकी अच्छी बनती थी। अब ये हा जो है ऊष्म व्यंजन में किस नंबर पर आता है? बोलिए। तीसरे नहीं, चौथे पर आता है। शाशा शाहा चौथे पर आता है। और कवर्ग में है 5। कवर्ग में 5 कौन कौन से हैं? का, खा, गा, घा और गा। यहां चौथा कौन है? यहां चौथा कौन है? घा। और हा अपने यहां चौथा है। तो जब घा इनके यहां आया तो घा की किसके साथ अच्छी निपटेगी? का के साथ नहीं, खा के साथ नहीं, गा के साथ नहीं। हा का हम उम्र कौन है? हा का हम उम्र है घा। तो हा की मित्रता सबसे ज्यादा किसके साथ होगी? घा के साथ। क्या है? फैन। अच्छा, सब बंद है, देख लो। हाँ, नहीं तो सर वाला ना चलाओ, खोपड़ी वाला उधर से चला लो, है ना? ये बात समझ पा रहे हैं? घा जब इसके यहाँ आया तो दोबारा बताएं। हाँ, दोबारा हमने ये कहा था कि ये बात समझ में आई। हाँ, जब इनके घर आया तो इनके घर ये 5 लोग हैं। इन 5 लोगों में हा की किसके साथ अच्छी बनेगी? घा के साथ। क्यों? क्योंकि घा हा का हम उम्र है। हम उम्र कैसे है? घा अपने यहाँ चौथा है और घा इनके यहाँ चौथा है। तो हा की घा के साथ अच्छी निभेगी। अब हा सम्मिलित हो गया किसमें? कवर्ग में। और जब हा कवर्ग में सम्मिलित हो गया, अब हा आराम से किसमें बदल जाएगा? अपने तीसरे वर्ण में। और हा का अब तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? गा। तो दुह प्लस धा क्या बनेगा? दुग्धा। अब ये तो नहीं कहेंगे कि हा का कोई अपना तीसरा होता नहीं तो गा में कैसे बदला? गा में ऐसे बदला क्योंकि हा का उच्चारण स्थान जो था वही उच्चारण स्थान किसका है? कवर्ग का है। तो हा किसके यहाँ चला गया? कवर्ग के यहाँ। और जब कवर्ग के यहाँ गया तो हा कावर्ग के तीसरे वर्ण किसमें बदल गया? गा में बदल गया। बात समझ में आई? अब देखिए इतनी जो मात हाँ हाँ, चेंज नहीं होना था। चेंज तो तीसरे में होगा, नियम कहता है जश में। लेकिन तीसरे में क्यों चेंज हुआ? क्योंकि हा सम्मिलित हो गया कवर्ग के परिवार में। हमने ये इसलिए इतना बताया कि हा जो है घा का हम उम्र है, तो घा से अच्छी इसकी बनेगी, इसलिए बताया क्योंकि हम हिंदी में लिखते हैं सिंह, कभी पढ़ते भी हैं सिंह। क्या पढ़ते हैं? सिंह। लिखते हा है, पढ़ते घा क्यों हैं? क्योंकि हा किसका हम उम्र है? घा का। इसलिए हा की जगह मुंह से क्या निकलता है? घा निकलता है। इसके पीछे कारण क्या है? यही है। ये हा उच्चारण स्थान के आधार पर कवर्ग में जब आया तो ये कवर्ग में किसके समान माना गया? घा के समान। क्यों? क्योंकि दोनों हम उम्र हैं। कैसे हम उम्र हैं? ये ऊष्म में चौथा है और घा वहां चौथा है, इसलिए लिखते हैं सिंह। लेकिन किसी ने आज तक सिंह सिंह सुना हो? नहीं। क्या सुनते हैं? सिंह। तो हा की जगह घा काहे निकलता है? हा? उसके पीछे ये कारण है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए खैर, उदाहरण लिख लीजिए, आगे बढ़ें। हो गया? अब एक चीज और ध्यान दीजिए। हमने दोनों भेद पढ़े। दोनों भेद में हमने एक अंतर पाया और कुछ समानताएं पाई। समानताएं ये पाई कि झल यहां भी है और झल वहां भी है। झल यहां भी जश में बदलेगा और झल वहां भी जश में बदलेगा। अंतर सिर्फ इतना है कि वहां झल के बाद कोई भी स्वर था, यहां कोई भी स्वर नहीं है। वहां झल के बाद सघोष व्यंजन थे, यहां सघोष नहीं है, केवल तीसरे और चौथे हैं। वहां था कि झल के बाद कुछ ना हो तब भी ऐसा होगा, यहां ऐसा नहीं होगा। समानता क्या है?
तीसरे चौथे वाले वर्ण जो वहां थे, जो उदाहरण वहां थे, वो वहां भी आएंगे और यहां भी आएंगे। वहां तीसरे चौथे वाले उदाहरण हमने क्या पढ़े? वहां हमने तीसरे चौथे वाले उदाहरण पढ़े, जैसे उत प्लस घाटन, ये झल है और ये अपने वर्ग का चौथा है, तो उत प्लस घाटन क्या होगा? उद्घाटन। उद्घाटन जो है, उद्घाटन जो है, उद्घाटन में अब ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, उद्घाटन में झलाम जशोअंते सूत्र भी लगेगा और झलाम जज्झश भी लगेगा, ठीक है। लेकिन उत प्लस योगः में क्या बनेगा? उद्योगः। और जगत प्लस ईशः, हम एक लिख रहे हैं और समझ लीजिएगा, जगत प्लस ईशः में क्या बनेगा? ये हमारे ऐसे उदाहरण हैं, ये उदाहरण हमारे ऐसे उदाहरण हैं जिनमें केवल और केवल सूत्र लगेगा झलाम जशोअंते। क्यों लगेगा? क्योंकि इस वाले नियम में स्वर की बात नहीं है, इस वाले नियम में अंतःस्थ व्यंजन की बात नहीं है। इस वाले सूत्र में, इस वाले नियम में केवल बात किसकी है? तीसरे और चौथे की। तो जिन उदाहरणों में बाद में तीसरा चौथा वर्ण होगा वो यहां भी आएंगे और वहां भी आएंगे। देखो यहां भी चौथा है, यहां भी चौथा है, ये उदाहरण वहां भी आएगा, यहां भी आएगा, ये उदाहरण वहां भी आएगा, यहां भी आएगा। ये और कहाँ है? बुद्धि, ये उदाहरण यहां भी है और वहां भी आएगा। तो इसमें दोनों सूत्र लगेंगे, लेकिन उद्घाटन उद्योग में है, जगदीश में है, जगदम्बा है, इनमें केवल और केवल कौन सा सूत्र लगेगा? झलाम जशो अंते। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक, लिख चुके हैं? लिखिए जल्दी से। गुरु जी को समझ में आया? क्या नाम है? जन्मेजय। अरे वाह। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? कहीं देखे देखे लग रहे हो जन्मेजय। हाँ हाँ, हम उसी दिन पूछने वाले थे। और वहां से कौन कौन है? और कोई नहीं है? वहां किस बैच में थे? अच्छा, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? पता नहीं? हिंदी में रचनाएं भी पूछी जाएंगी, ये बात पता है? हैं? चलो आप लोग बताओ, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? पता कीजिए। अरे तो पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, कुछ अपने स्तर से भी तो पढ़िए। नोट कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद की नाटक है जन्मेजय का नाग यज्ञ, बड़ी चर्चित नाटक है जन्मेजय का नाग यज्ञ। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। और जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? छायावाद के। और छायावाद के चार स्तंभ कौन से हैं? प्रसाद, पंत, निराला। प्रसाद जयशंकर प्रसाद, पंत कौन? सुमित्रानंद पंत, निराला कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और महादेवी। ये छायावाद के चार स्तंभ हैं। इनमें से जयशंकर प्रसाद की रचना है जन्मेजय का नाग यज्ञ। ठीक है। जब तक खुद से कुछ नहीं पढ़ेंगे, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हम अपने सब्जेक्ट की भी बात कर रहे हैं, जैसे हमारे सिलेबस में अभी शब्द रूप हैं, हम 2 4 6 पढ़ेंगे, सारे शब्द रूप पढ़ने बैठेंगे, 2 महीने शब्द रूप पढ़ते रहेंगे। हम कुछ पढ़ेंगे, तरीका समझेंगे, कुछ यहाँ पढ़ेंगे, कुछ आपको घर पर पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े काम चलने वाला नहीं है। अगली संधि देखें। अगली संधि हमारी क्या है? अनुस्वार संधि। अगली संधि क्या है? अनुस्वार संधि। ठीक है, आज देखते हैं। इसमें टाइम ज्यादा लग गया और कुछ टाइम तो इसमें चला गया। अगर आप लोग साथ देंगे, साथ देने का मतलब यह है टाइम अगर नहीं देखेंगे
अच्छा, हमारी आदत है जल्दी आना देर से जाना, तो कुछ लोग तो ये कहते हैं ए साहब ये ठीक नहीं है ना। लेकिन हमारे हिसाब से ठीक है, सिलेबस कवर होना चाहिए, टाइम देखना नहीं चाहिए। अगर आप लोग साथ देंगे तो आज हम लोग तब तक क्लास से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक संधियां खत्म नहीं हो जाएंगी, ठीक है? कोई दिक्कत? तब बढ़िया, तो शांत रहिए, समझते रहिए। अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि का सूत्र क्या होता है? मोनुस्वारः। और मोनुस्वारः सूत्र क्या कहता है? मो प्लस अनुस्वारः। कौन सी संधि है? पूर्व रूप। संधि विच्छेद करेंगे, मो प्लस अनुस्वारः। मो का मतलब क्या है? माँ, और अनुस्वारः का मतलब क्या है? अनुस्वार। ये सूत्र कहता है कि माँ अनुस्वार में बदल जाता है। कब बदल जाता है? तो इसका नियम क्या है? नियम यह है कि जब माँ के बाद जब कोई क्या आता है? व्यंजन आता है। माँ के बाद जब कोई व्यंजन आता है तो संधि होने पर माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। क्या है नियम? पढ़िए जरा। माँ के बाद जब कोई व्यंजन आता है तो संधि होने पर माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। उदाहरण देखिए, लिखा हुआ है समधन चय, क्या हो जाएगा? संचयः। फिर लिखा हुआ है समधनवादः, संवादः हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है समधनसारः, क्या हो जाएगा? और फिर लिखा हुआ है समधन विधानम, क्या बनेगा? ये नियम समझ में आया? चलिए, नमस्ते, ये संधि खत्म। समधन चारः, संचारः, संचार सुना है ना? ठीक है। और विसर्ग हटा देंगे तो यही सारे उदाहरण कहाँ आएंगे? हिंदी में आएंगे, ठीक है? लिख लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ें। लिख लिया? जल्दी जल्दी लिखिए। अगर चाहते हैं संधियां आज ही खत्म हो जाएं तो ठीक है। हाँ, क्या कह रही? कुछ नया पढ़ें? हाँ, तो कुछ नया तभी तो पढ़ेंगे जब इसको खत्म करेंगे, ठीक है? इसको खत्म कर लें, फिर कुछ नया पढ़ते हैं। और जब व्याकरण से बोर हो जाना, व्याकरण में देखिए सूत्र हैं, सूत्र नीरस होते हैं। हम लोग जब पेडागॉजी पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं कि सूत्र क्या होते हैं? नीरस। उदाहरण क्या होते हैं? सरस। इसीलिए पेडागॉजी में सबसे अच्छा सूत्र, सबसे अच्छी विधि मानी जाती है कौन सी? आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है? जहां हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, है ना? तो जब जब सूत्र पहले पढ़ेंगे तो नीरसता आएगी, और जब जब नीरसता आए, आपको लगे कि मन आपका ऊब रहा है, परेशान हो रहा है, तो बता देना। थोड़ा सा हम लोग कुछ इंटरेस्टेड पढ़ेंगे। हम भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेते हैं, ठीक है? रुचिकर पढ़ेंगे। रुचिकर क्या है? साहित्य। बीच बीच में किसी दिन एक छोटी सी कहानी सुन लिया करेंगे साहित्य की। साहित्य में आपको पता है, आपकी जो इंटरमीडिएट तक की किताबें हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है, किरातार्जुनीयम है, मेघदूतम है, इन सब के कथानक से प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, वही पात्र और कथानक में जो भी मुख्य मुख्य घटनाएं हैं वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छोटी सी कहानी सुन लेंगे, अच्छी भी लगेगी, मन भी बदल जाएगा। रोज दाल रोटी खाओ तो मजा नहीं आता है, एक दिन मटर पनीर हो जाएगा, ठीक है? तो साहित्य पढ़ लेंगे। हाँ, अरे तो रुक जाओ, संधि तो समाप्त होने दो, है ना? आप तो तुरंत
लिख चुके हैं, आगे बढ़ें? ठीक है, अगली संधि देखिए। अगली संधि हमारी क्या है? अनुनासिक संधि। और अनुनासिक संधि का सूत्र क्या होता है? यरो नुनासिको, यरो नुनासिको, यरो नुनासिके है, यरो नुनासिके क्या हुआ भाई? यरो नुनासिके नुनासिको वा। सूत्र है यरो नुनासिके नुनासिको वा। ये सूत्र क्या कहता है? इस सूत्र को समझते हैं। इस सूत्र में देखिए पहला पद हमारा क्या है? यरो। और यरो का मतलब होता है यरो का मतलब नीचे लिख लेते हैं। यरो का मतलब होता है यर प्रत्याहार, ठीक है। और ये पूर्व रूप संधि वाला नियम लगाएंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो हो गया यरो, और ये अवग्रह बदल जाएगा किसमें? आ में। तो ये लिखा है अनुनासिक। अनुनासिके का मतलब क्या है? अनुनासिक। और फिर से यहाँ क्या लिखा है? अनुनासिक। और यहाँ क्या लिखा है? वा। वा का मतलब क्या होता है? अथवा, ठीक है। तो चार पद हमको मिले, यर, अनुनासिक, अनुनासिक और अथवा। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि जो यर प्रत्याहार के वर्ण होते हैं, अब यर प्रत्याहार में वर्ण कितने आते हैं? यर प्रत्याहार में वर्ण आते हैं 32। हमारी वर्णमाला में माहेश्वर सूत्रों में कुल व्यंजन कितने हैं? 42 नहीं, 33। 33 व्यंजन है। और 33 व्यंजन जो आते हैं किसमें आते हैं? हल प्रत्याहार में। अच्छा, हल प्रत्याहार कैसे बनता है? हैवरट सूत्र है, यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। हैवरट लण यमगणनम झभई घड़धस जब गड़दस खप छठत चटतव कपय, फिर श श स र और हल। जब हम 33 व्यंजन का प्रत्याहार पढ़ते हैं तो वो प्रत्याहार क्या बनता है? हल। और हल प्रत्याहार बनता है हा से लेकर रा तक। लेकिन ये प्रत्याहार क्या है? यर। और यर प्रत्याहार बनेगा या से लेकर रा तक। या कहाँ मिल रहा है? यहाँ। रा कहाँ मिल रहा है? यहाँ। अब या से लिखना शुरू करेंगे, रा तक लिखेंगे। हा यहां भी छूट गया और हा यहां भी छूट गया। जब हम हा को सम्मिलित करते हैं तो वर्णों की संख्या होती है, व्यंजनों की संख्या होती है 33। जब हा को छोड़ देंगे तो वर्णों की संख्या बचेगी कितनी? 32। हा को छोड़ देंगे तो 32 वर्ण रह जाएंगे, 32 व्यंजन रह जाएंगे। तो यर प्रत्याहार चाहे पूरा लिखो और चाहे ऐसे समझो, यर प्रत्याहार क्या है? जिसमें 32 व्यंजन आते हैं। और कौन सा व्यंजन नहीं आता है? तो हा नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, 32 व्यंजन की बात तो होती है, लेकिन 32 व्यंजन के उदाहरण नहीं मिलते हैं। 32 व्यंजनों की बात होगी लेकिन 32 व्यंजन हमको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो 32 व्यंजन के उदाहरण नहीं पढ़ेंगे हम, उदाहरण केवल पढ़ेंगे कुछ वर्णों के, ठीक। तो फिलहाल नियम क्या है वो समझ लेते हैं। नियम ये है कि जब यर प्रत्याहार के वर्णों के बाद, जब यर प्रत्याहार के वर्णों के बाद दूसरी ओर क्या आता है? क्या आता है? अनुनासिक वर्ण आता है। अच्छा, अनुनासिक वर्ण जानते हैं क्या होते हैं या कितने होते हैं? अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं? 5। यम गण न, यम गणनम सूत्र पढ़ा है? यम गण न, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, वही 5 अनुनासिक होते हैं। तो यर प्रत्याहार के बाद जब बाद में अनुनासिक वर्ण आते हैं तो संधि होने पर यर प्रत्याहार के स्थान पर भी क्या हो जाता है? अनुनासिक हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुनासिक हो जाता है, ठीक है। कैसे? तो उदाहरण से समझिए। जैसे लिखा हुआ है
जगत प्लस नाथः, ये क्या है? ता है, और ता क्या हमारा यर प्रत्याहार में आएगा? बिल्कुल आएगा। 33 व्यंजन है, एक ही तो छोड़ा है हा को, बाकी सारे हैं तो ता भी तो इसी में आएगा। और जब ता आएगा तो हम ता को क्या कह सकते हैं? यर कह सकते हैं। और सूत्र के अनुसार यर के बाद क्या आ रहा है? ना, अनुनासिक आ रहा है। तो जब यर के बाद अनुनासिक वर्ण आते हैं, अनुनासिक व्यंजन आते हैं, तो संधि होने पर यर भी अनुनासिक में बदलता है। मतलब पदांत का वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे नहीं पांचवें वर्ण में बदलता है। तो पांचवें में बदलेगा तो ता का पांचवा क्या होगा? तो जगत प्लस नाथा को हम क्या लिख सकते हैं? जगन्नाथा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जगन्नाथा लिख सकते हैं। अच्छा, एक शब्द यहाँ पर आ गया है वा। वा का मतलब है अथवा। अथवा कहता है कि आप चाहें तो जब ता के बाद यर के बाद अनुनासिक हो तो चाहें तो अनुनासिक लिख सकते हैं, अगर ना चाहें, ना इच्छा हो तो और क्या लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं पता है? बिंदी नहीं लगा सकते हैं, टिकुली लगा सकते हैं ठीक है। हाँ, अरे हाँ, बिंदी को हमारे यहाँ टिकुली भी तो कहा जाता है। और देखो, ध्यान दीजिए, हिंदी में पढ़ेंगे तो टीका होता है बड़ा, उसका छोटा रूप होता है टिकुली। प्रत्यय पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, डिब्बा होता है बड़ा, उसका छोटा रूप होता है डिबिया। तो डिब्बा के साथ इया लगाएंगे, प्रत्यय लगाएंगे इया तो बनेगा डिबिया। खाट से इया लगाएंगे खटिया। ऐसे ही जब आप टीका से ली लगाएंगे तो क्या बनेगा? टिकली। ठीक है, अच्छी बात है, समझ जाते हैं विचारों को हमारे, है ना। यहाँ देखिए, आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं? जगत प्लस नाथा जगन्नाथा लिख सकते हैं। अगर आपकी इच्छा ना हो तो और क्या लिख सकते हैं? अब याद कीजिए पदांत जश्तु का नियम। पदांत जश्तु का नियम क्या था? पदांत में झल प्रत्याहार हो तो क्या ता हमारा झल में भी आता है? आता है। झल में आते हैं प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ये है पहला, तो झल है ये। बाद में झल के कोई भी स्वर हो या कोई सघोष हो तो क्या ना हमारा सघोष में आता है? आता है, आता है। सघोष होते हैं तीसरे, चौथे और पांचवें, तो ये पांचवा है, सघोष है। अगर आप चाहें तो अनुनासिक संधि के नियमानुसार ता को ना लिख सकते हैं, मतलब जगत प्लस नाथा जगन्नाथा लिख सकते हैं। अगर आपकी इच्छा ना हो तो और क्या लिख सकते हैं? तो जश्त संधि का पदांत जश्त वाला नियम लगा करके ता को दा भी लिख सकते हैं। मतलब इसको और क्या लिख सकते हैं? जगत प्लस नाथा बराबर जगद नाथा। लेकिन ये बहुत सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि दा भी किस में आ जाएगा? यर में आ जाएगा। और जब दा यर में आएगा तो दा के बाद अनुनासिक है तो दा भी अब ना में बदल जाएगा। तो हमारे लिए बेहतर ये है कि हम ये सब माथा पच्ची ना करके जगत प्लस नाथा हो या जगद प्लस नाथा हो, हम दोनों को क्या लिख लें? जगन्नाथा। लेकिन कुछ उदाहरण हैं जो दोनों प्रकार से लिखे जाते हैं। जैसे लिखा है सत प्लस मार्गः, क्या बनेगा? सन्मार्गः। लेकिन कुछ लोग इसको क्या बोल देते हैं? सदमार्गः, कहते हैं ये सदमार्ग है। तो ये भी लिखा जाता है, ये भी लिखा जाता है। अगर ये लिखेंगे तो ये पदांत जश्त वाला नियम हो जाएगा, और ये लिखेंगे तो ये अनुनासिक संधि वाला नियम हो जाएगा। कुल मिलाकर के दोनों शब्द हमारे सही लिखे हैं। किंतु हम संधि कौन सी पढ़ रहे हैं? तो अब हमने नियम तो समझ लिया कि दोनों पद सही हैं, लेकिन अनुनासिक संधि पढ़ रहे हैं तो हम अब यहाँ पर प्राथमिकता किसको देंगे? जो हमारा अनुनासिक वाला है उसी को प्राथमिकता देंगे। लेकिन हमने समझ लिया है कि रूप हमारे दोनों सही हैं। ठीक है, क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आ गया है, अरे ले मिटा दिया हमने, और ये कहता है कि आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं, दोनों शुद्ध हैं, दोनों सही हैं। ठीक है, तो जगत प्लस नाथा क्या बना? जगन्नाथा। सत धन मार्ग क्या बना? सन्मार्ग। अगला उदाहरण देखिए, षट धन मुख क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्षण। टा के बाद क्या है? माँ है,
तो टा के बाद माँ है, अनुनासिक है, तो टा भी अनुनासिक बनेगा और टा अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलेगा। तो टा का पांचवा क्या होता है? हणा। षट धन मुखा क्या बनेगा? अच्छा, षणमुख किसका पर्याय है? षणमुख किसका पर्याय है? हाँ? हनुमान जी का। पंचमुखी हनुमान जी का है। आपने अभी पढ़ा है रावण दशमुख है, अभी पढ़ा है षट प्लस आनंद। अब देखो यही तो बुध धन धी बराबर बुद्धि अगर है, ठीक है, तो देखिए दोनों को एक दूसरे से कोरिलेट कीजिए। आनन का पर्याय होता है मुख, और जिसके षट आनन है उसी के षट मुख भी तो हो सकते हैं। तो जो षडानन है वही षणमुख है। षट माने 6। गिनती से तो गिनतियां पढ़ेंगे तब जानेंगे, लेकिन षट का मतलब 6 होता है, और जिसके 6 आनन है उसी के 6 मुख हैं। तो षटानन और षणमुख एक ही बात है। ये भी कार्तिकेय का पर्याय है। अगला महत्वपूर्ण उदाहरण, इन्होंने गिनती की, अब उनके 6 मुख हैं इसलिए पर्यायवाची हो गया। हाँ, ये देखो, हाँ, नहीं तो अगली क्लास में मैडम बहुत मारेंगे, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, बातचीत ना करिए। अब अगला उदाहरण देखिए, महत्वपूर्ण उदाहरण है, और ऐसा उदाहरण है जो संधि में भी आता है और संख्याएं हमसे पूछी जाएंगी 1 से लेकर 100 तक गिनतियां पूछी जाएंगी। तो अगला उदाहरण जो है वो आपका इस संधि में भी आता है और गिनतियों में भी आता है। देखिए क्या लिखा है, षट प्लस नवति। षट माने होता है 6, नवति माने होता है 90। 6 और 90 96। और आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखेंगे तो 96 संख्या पूछी जा चुकी है कई बार। ठीक है, हाँ, बहुत सारी संख्या। ठीक है, चलिए खैर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहां क्या लिखा है, टा। षट में टा है, टा यर में आएगा। उसके बाद क्या है, ना अनुनासिक है, और जब टा के बाद अनुनासिक है तो टा भी अनुनासिक में बदलेगा, और टा बदलेगा अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में, तो टा की जगह पर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। अब यहां पर आपको 2 नियम देखने पड़ेंगे। एक तो आपने देखा अनुनासिक संधि का नियम, एक याद कीजिए इष्टुत्व संधि का नियम। इष्टुत्व संधि का नियम था इष्टुनाष्टुः, और वो नियम कहता है कि दंत स और तवर्ग का योग जब मूर्धन्य ष और टवर्ग से होता है तो दंत सा मूर्धन्य ष में बदलता है और तवर्ग बदलता है टवर्ग में। ठीक है, अब तवर्ग चाहे इधर हो या इधर हो, टवर्ग चाहे इधर हो या इधर हो, अगर ता वर्ग का योग टा वर्ग से होगा तो ता वर्ग को बदलना पड़ेगा टा वर्ग में। ये है ता वर्ग का पांचवा और ये है टा वर्ग। जब इन दोनों का योग होगा तो अनुनासिक संधि के नियम से टा बदलेगा रा में, और इष्टुत्व संधि के नियम से ये तवर्ग बदलेगा टवर्ग में, और ये है तवर्ग का पांचवा, तो ये बदलेगा टावर्ग के पांचवें में। जैसे वहां हमने उदाहरण पढ़ा होगा, चक्रिन प्लस ढौक से बराबर चक्रिण, नाकारा हो गया था, तो यहां भी नाकारा हो जाएगा। अब ये दोनों बदलेंगे और षट धन नवति क्या बनेगा, शरणवती। और ये एक संख्या है जो आपके यूपी टेट में कई बार पूछी जा चुकी है। शरणावती का मतलब क्या होता है, तो शरणावती का मतलब होता है षट प्लस नवति। षट मतलब 6, नवति मतलब 90, 6 और 90 96। उदाहरण समझ में आया? एक और उदाहरण देख लीजिए, वाक धनमयम, ये भी महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्या बनेगा, वांगमयम, और ये भी संधि समाप्त। वैसे तो अभी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन यूपी टेट के हिसाब से हमने व्यंजन संधि के नियम पढ़ लिए हैं, इसी के साथ हम व्यंजन संधि को भी समाप्त करते हैं। और व्यंजन संधि के बाद अगली महत्वपूर्ण संधि आ रही है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पढ़ना शुरू करें, इसको लिख लिया है, अगले दिन नहीं आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। इनको याद नहीं करना है, सूत्र याद कीजिए, नियम याद कीजिए, उदाहरण का अभ्यास कीजिए। हाँ, उदाहरण का अभ्यास कीजिए।
और अभी हमने देखा जब खाली समय जब जैसे यहाँ अभी कुछ समस्या आई थी टेक्निकल, तो हम लोग इस समस्या को सुलझाने में व्यस्त थे, उधर सबकी चोंच लड़ रही थी, जो भी बातें हो रही थी पक्का बता रहे हैं वो आपके सिलेबस से संबंधित नहीं हो रही थी। तो जो खाली समय वो मिला था आपको 10-15 मिनट का ये व्यवधान आया बीच में, उतनी देर में जिन लोगों ने इसके पहले वाली क्लास नहीं की है वो लोग कम से कम पूछ सकते थे कि हमने इसके पहले क्या-क्या पढ़ा है, और जिन्होंने पढ़ा था वो बता सकते थे कि हमने ये पढ़ा है। इसी बहाने आपका रिवाइज हो जाता और उनको भी पता चल जाता। समय का सदुपयोग करना सीखिए, ठीक है? क्या कह रही हैं मैम? क्या कहा इन्होंने? ये इनसे पूछो, ये पढ़ी लिखी बैठी हैं बगल में। हमने क्या कहा आपसे? समय का क्या कीजिए? व्यर्थ की बातें 2 महीने ना कीजिए। जब भी खाली बैठिए तो घर का हालचाल ना पूछिए, हालचाल पूछिए कि क्या-क्या पढ़ा है, या जो पढ़ा है उसमें जहाँ दिक्कत आ रही है, हो सकता है इनको पता हो, ये आपकी उस दिक्कत को दूर कर सकते हैं। जैसे हमारी एक दिक्कत है, मैम सुनिए इधर आप 2 लोग, हमारी एक दिक्कत है, समय का सदुपयोग करना है हमें, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि सदुपयोग क्या है? सदुपयोग व्यंजन संधि है कि स्वर संधि है? ये आप दोनों लोग बताइए डिसाइड करके। सदुपयोग कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है? स्वर संधि है। हाँ, स्वर संधि है, संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा? जल्दी से बताइए, इतना टाइम नहीं है। क्या? सत। और अगर ये संधि विच्छेद बताया तो इसमें स्वर तो कहीं है ही नहीं, ये व्यंजन संधि है। और ताजा ताजा अभी पढ़ा है, झलाम जशोंते, ठीक है? ये क्या है? झल है। और झल के बाद जब कोई स्वर आता है, हमारे यहाँ कहते हैं ना, बाल में फांस निकालना, तो जो बात कीजिए उसमें भी व्याकरण का नियम लगा दीजिए। समय का सदुपयोग कीजिए तो पहले तो सदुपयोग में ही नियम लगा दीजिए, है ना? तो सत धन उपयोग बराबर ता के बाद कोई स्वर है, ता है, झल, झल के बाद स्वर है, और झल के बाद स्वर होता है तो झल बदलता है किसमें? जश में। जश मतलब अपने ही वर्ग के तीसरे में। तो सत प्लस उपयोग क्या बनेगा? सदुपयोग। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं विसर्ग संधि की। लेकिन विसर्ग संधि को पढ़ने से पहले एक निवेदन आपसे जरूर करना चाहेंगे। वो निवेदन ये है कि अभी तक भले ही आपका आधा ध्यान इधर हो, आधा अपने घर परिवार में हो, लेकिन अब आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए घर परिवार, दीन दुनिया सब भूल जाइए, सब मोह माया है, ये काम आएगा नहीं। काम आएगा जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, अब पूरा ध्यान इसलिए आपका होना चाहिए क्योंकि इसके पहले हम पढ़ रहे थे स्वर संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधियां बड़ी सरल हैं, व्यंजन संधियां बड़ी सरल हैं। क्यों सरल हैं? एक उदाहरण एक सूत्र, ठीक है? जैसे मोदी जी का नारा है ना, एक राष्ट्र एक चुनाव। आगे योजना लागू होने वाली है, अलग अलग चुनाव नहीं होंगे, एक राष्ट्र और एक चुनाव होगा, ठीक है? वैसे ही स्वर संधि एक उदाहरण एक सूत्र था, व्यंजन संधि एक उदाहरण एक सूत्र था, लेकिन विसर्ग संधि में एक उदाहरण अनेक सूत्र होंगे। किसी भी छोटे से छोटे उदाहरण में कम से कम 2 सूत्र लगेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सूत्रों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो जब तक आपका पूरा ध्यान इधर नहीं होगा तो विसर्ग संधि में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। खैर, घबराने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं, ठीक है, तब तक कोई समस्या आने नहीं देंगे। विसर्ग संधि का सीधा सा मतलब है कि यहां पर एक कौन सा होगा? विसर्ग होगा। अच्छा, विसर्ग के बाद स्वर हो या व्यंजन हो, परिवर्तन हर स्थिति में किसमें होगा? विसर्ग में होगा। और जहां पर परिवर्तन विसर्ग में होगा उसी को हम नाम क्या देंगे? विसर्ग संधि। अब
देख लेते हैं कि विसर्ग में परिवर्तन क्या होगा। तो विसर्ग में पहला परिवर्तन होगा वो होगा सा। विसर्ग सबसे पहले बदलेगा किसमें? सा में। और जब बदलेगा सा में और सा का सा ही रहेगा, कुछ और नहीं होगा, तो उसको हम नाम क्या देंगे? सत्व संधि। क्या नाम देंगे? सत्व संधि। फिर स्थितियां कुछ बदलेंगी। इसके पहले हमने स्वर संधि पढ़ी, व्यंजन संधि पढ़ी, तो उसमें हमने पढ़ा कि इधर वाला वर्ण जो है उसके बाद क्या होना चाहिए। लेकिन विसर्ग संधि में हम आगे भी देखेंगे और पीछे भी देखेंगे। अब यहां हम वो गीत गाएंगे, भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं ऊपर ही नहीं, हाँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जो है रोड पर अगर आप चल रहे हैं तो आपको आगे वाली गाड़ी से नहीं बचना है। आगे से अब कम लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, पीछे वाला आके टक्कर मार के चला जाता है। ठीक है, तो अब आगे ही नहीं पीछे भी देखना पड़ेगा। अब विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या कोई व्यंजन हो, कोई मतलब नहीं है। विसर्ग बदलेगा तो सबसे पहले किस में बदलेगा? सा में। और जब सा में बदलेगा और सा का सा ही बना रहेगा तो उस संधि को हम नाम क्या देंगे? सत्व संधि। लेकिन जब सा के पहले की स्थितियां और बाद की स्थितियां देखेंगे तो पता चलेगा कि आगे क्या हो पीछे क्या हो, उस आधार पर सा बदल जाएगा किसमें? रा में। और जब रा का रा ही बना रहेगा तो इसको नाम क्या देंगे? रुत्व संधि। और ये जो रा है, इस रा के भी पहले क्या है बाद में क्या है उस पर निर्भर करेगा कि रा रा रहेगा या नहीं रहेगा। अगर रा रा रहता है तो रुत्व संधि, अगर रा बदलता है तो रा अब किस में बदलेगा? रा बदलेगा ऊ में। और जहां रा ऊ में बदलेगा वहां संधि का नाम क्या हो जाएगा? उत्व संधि। ठीक है। और कहीं कहीं क्या होगा, इसी रा का क्या हो जाएगा? तो रा का हो जाएगा क्या? लोप। और जहां रा का हो जाएगा लोप उसको हम क्या कहेंगे? रलोप संधि। ठीक है। और रलोप संधि महत्वपूर्ण है। रलोप संधि में ही पढ़ेंगे कि कोई आदमी निरोग नहीं होता है। हर आदमी क्या होता है? क्या होता है? रोग से ग्रस्त नहीं, निरोग होता है। ठीक है। और ये तो हिंदी में भी बड़ा महत्वपूर्ण नियम है विसर्ग संधि का। निह प्लस रोग, निरोग। छोटी का बड़ी ई हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। निरोग, निह प्लस रज, नीरज, निह प्लस रस, नीरस। हिंदी में पढ़ा होगा संधियों को तो ये नियम पढ़ा होगा, और वही नियम हम यहाँ पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के हमको विसर्ग संधि में वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन हमारा जो यूपी टेट का सिलेबस है उसके हिसाब से विसर्ग संधि में हमको ये 4 नियम पढ़ने ही पढ़ने हैं। और 4 नियमों को पढ़ डाला तो लाइफ हमारी, हाँ ठीक है। चलिए पढ़ना शुरू करें। लेकिन निवेदन कर रहे हैं, फोन ऑन करना हो घर वालों को कर दीजिए, बता दीजिए कि आज हम 1 घंटा देर से आएंगे। ठीक, जल्दी में तो नहीं है कोई? कौन? आप कितना जल्दी में है? कहाँ? यहाँ से आवाज दे दें तो लखपेड़ा बाग तक सुनाई देगी। दूर जाना है। चलो खैर, जितना पढ़ सकते हैं आराम से उतना पढ़ लेंगे। ठीक है, परेशान मत होना। अभी जाना हो तो अभी छोड़ दें तुरंत। चलिए, ये सब मोह माया है, फालतू की बातचीत नहीं। ठीक है, सीधी सी बात, नो बकवास। आते हैं अपने टॉपिक पर। संधि का नाम क्या है? विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि का हम पहला भेद पढ़ने चल रहे हैं। विसर्ग संधि का पहला भेद क्या है? तो विसर्ग संधि का पहला भेद हमको मिल जाता है कौन सा? सत्व संधि। और सत्व संधि का सूत्र हम अगर देखते हैं तो क्या होता है? विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य। ध्यान दीजिए, सूत्र क्या है सत्व संधि का? विसर्जनीय से सह। और विसर्जनीय से सह सूत्र क्या कहता है? विसर्जनीय से का मतलब है विसर्ग, और विसर्ग का मतलब है ये 2 बिंदु।
और विसर्ग का क्या हो जाता है, सह। सह का मतलब है स। विसर्ग जब भी बदलेगा सबसे पहले किस में बदलेगा, सा में बदलेगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए, सा हो जाएगा। ठीक है, और ये सा जो होगा सा ही बना रहे, क्योंकि हमने समझा कि सा बदलता है रा में, रा ना होने पाए, सा का सा ही रहेगा। तो अब दूसरा सूत्र आएगा क्या, ये हो गया पहला सूत्र, ये हो गया दूसरा सूत्र, खरिचा। ठीक है, और खरिचा का मतलब क्या है, चा मतलब और, खर का मतलब है खर प्रत्याहार। अपनी कॉपी के पन्ने पलटिए, प्रत्याहार में देखिए खर प्रत्याहार लिखा होगा। और खर प्रत्याहार जो है योग किसका होता है, अघोष व्यंजनों का। और अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अघोष व्यंजन, तो खर प्रत्याहार को हम लिख लेते हैं सीधे यहाँ। खर प्रत्याहार क्या है, ख, फ, छ, ठ, त, थ, च, ट, त, व, कपय, श, श, स। ये क्या है, खर प्रत्याहार। इसमें वर्ण कौन से आए हैं, वर्गों के पहले दूसरे, मतलब अघोष व्यंजन है। अघोष व्यंजन क्या होते हैं, वर्गों के पहले दूसरे प्लस तीनों सा। ठीक है, ये क्या होते हैं, अघोष व्यंजन। तो नियम है, विसर्जनीय से सह सूत्र कहता है कि विसर्ग जब भी बदलेगा किस में बदलेगा, सा में बदलेगा। और अगर उस सा के बाद ये वर्ण होंगे तो सा का सा ही रहेगा, कोई और परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई। हिंदी में परिभाषा तो नहीं लिखनी पड़ेगी, नहीं लिखनी पड़ेगी। तो विसर्जनीय से सह सूत्र समझ में आया, विसर्ग का सा बनाएगा। और खरिचा कहता है कि भैया अगर हम बाद में होंगे तो सा के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे, सा को सा ही बना रहने देंगे। ठीक है, तो चलिए उदाहरण देखिए, जैसे लिखा हुआ है दुह प्लस साहस। दुह में क्या है, विसर्ग है। अब आगे कुछ ना देखिए, सबसे पहले ये वाला सूत्र लगाइए, तो दुह का विसर्ग बदलेगा किसमें, दुस में। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, बल। विसर्जनीय से सह से विसर्ग का क्या बनाया, सा, सा बनाया। आगे क्या लिखा है, बोलिए, बल। बल में पहला क्या है, बा। और बा अघोष है कि सघोष, सघोष है। तीसरा है, तीसरा है सघोष है। तो अब जानते हो क्या होगा, सा नहीं रह पाएगा, अब सा बदल जाएगा रा में। और दुष्धन बल बनेगा दुर्बल। क्या बनेगा, दुर्बल। लेकिन हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कि हमारा जो विसर्ग था सा में बदला, और जब सा में बदला तो इसके बाद बा थोड़े है, इसके बाद क्या है, साहस है। साहस में क्या है, सा है। और सा किस में आता है, खर प्रत्याहार में आता है। और खर प्रत्याहार ने गारंटी दी है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे आंच आने नहीं देंगे, सा ही रहेगा। तो दुह प्लस साहस क्या बनेगा। लेकिन हमने आपको ये बताने के लिए कि अगर सा ना हुआ, मतलब अघोष ना हुआ, सघोष गलती से आ गया, तो क्या से क्या हो सकता है, सा नहीं रह पाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। दुह प्लस साहस क्या बनेगा, दुस्साहस। ठीक है, अच्छा संस्कृत है, विसर्ग लगा देते हैं। अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण है, लिखा हुआ है निह प्लस संदेह। विसर्ग का सा बनेगा और सा का सा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि आगे क्या है, अघोष, खर प्रत्याहार है। क्या हो जाएगा, निस्संदेह, ये बनेगा। ठीक है, और देखिए नमः धन कारः, क्या बनेगा, अच्छा नमस्कारः बना, विसर्ग का सा हो गया। आगे क्या है, और का किस में आता है, खर में, खर में आता है ना, कहाँ है, ये है। तो सा के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, सा का सा ही रहेगा। नमाधनकारः नमस्कारः हो जाएगा। और चाहे नमस्कार करो चाहे नमाधनते, क्या कर लो, अभी नहीं करेंगे। इस वाली संधि को कम से कम पढ़ लें, उसके बाद अगर जल्दी है तो नमस्ते, नहीं तो अगली संधि पढ़ेंगे। ठीक है, अगला देखिए मनः धन ताप।
क्या हो जाएगा? मनस्तापः। अगला उदाहरण, निधन तेजः, क्या बनेगा? निस्तेजः। और आपको पता है, यहां से लेकर यहां तक जितने उदाहरण पढ़े हैं, हर उदाहरण में कितने सूत्र लगे हैं? 2। पहला लगा विसर्जनीय से सहा, जिसने विसर्ग को सा बनाया। दूसरा लगा खर्चा, जिसने सा को सा रहने दिया। अब तैयार हो जाइए तीसरे सूत्र के लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, निधन चयः। निश्चय तो बनेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है निश्चय बनना। देखिए विसर्ग है, सूत्र लगाएंगे कौन सा? विसर्जनीय से सहा, तो विसर्ग बदला किसमें? सा में। आगे क्या है? चय में चा है, तो सूत्र आ गया कौन सा? खरिचा ने कहा कि भैया अगर हम होंगे तो सा को सा ही रहने देंगे, लेकिन तीसरा बीच में कूद पड़ा। कौन? स्तोह इशुना। किस संधि का नियम है ये? व्यंजन संधि का पहला सूत्र इश्चुत संधि। इश्चुत संधि व्यंजन संधि में पढ़ी है, और इश्चुत संधि का सूत्र है स्तो हिशुना इशु। इसने कहा कि भैया देखो हम सा को सा तो रहने देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या है? कि अगर इस सा के बाद गलती से भी तालव्य शा हो या क्या हो, चवर्ग हो, तो फिर सा तो रहेगा, लेकिन ये वाला नहीं रहेगा, बल्कि कौन सा हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा। इश्चुत संधि खोलकर पढ़ लीजिएगा, यही नियम है कि दंत सा के बाद अगर तालव्य शा है या चवर्ग है, तो दंत सा बदल जाता है तालव्य शा में। तो इसने कहा हम सा तो रहने देंगे, लेकिन ये वाला नहीं रहने देंगे, तालव्य वाला बनाएंगे इसको। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा गंदा है। गंदा है का मतलब ये निम्न कोटि का है। और निम्न कोटि का क्यों है? इसलिए है क्योंकि आपको पता है, उच्चारण स्थान पढ़ चुके हैं, ये वाला सा बोला जाता है दांत से, और दांत हमारे मुंह में सबसे नीचे हैं। दांत के ऊपर तालु है, तालु के ऊपर मूर्धा है, तो दांत से ऊंचा स्थान किसका है? तालु का है। और तालु से ऊंचा स्थान किसका है? मूर्धा का है। अब एक निम्न स्थान का वर्ण उच्च स्थान के वर्ण के साथ बैठेगा। ध्यान दीजिए, गांव का अनपढ़ गंवार, जिसको गांव के सब लोग पीटते थे, कूटते थे, मारते थे, वो नेताजी के साथ बैठने लगा। 2-4-6 साल में जो गांव में गली गली लात घूसे खाता था, आज जो लोग उसको लतियाते थे, आज वो उसके पीछे हाथ जोड़े घूम रहे हैं, अरे नेताजी हमारा ये काम करवा दीजिए। जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। जब ये अपने से ऊंचे लोगों के साथ बैठेगा, गांव से आए थे तो फटे पुराने मैले कुचैले बिना प्रेस कपड़े पहन के आ जाते थे कोचिंग, लेकिन आप लोगों के सानिध्य में आए तो ब्रांडेड कपड़े हम भी पहनना सीख गए। ठीक है, किसका असर? आपकी संगति का असर। ये इसकी संगति में आएगा तो ये भी ब्रांडेड बन जाएगा। और ब्रांडेड क्या बनेगा? ये दंत से तालव्य, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएगा। तो अब कौन सा सूत्र लग रहा है? अब कितने सूत्र हुए? 3। पहले विसर्जनीय से सहा से सा बना। खरिचा ने कहा कि हम सा ही रहने देंगे, लेकिन स्तोहिष्णु ने कहा कि हम सा तो रहने देंगे, लेकिन ये वाला नहीं रहने देंगे। इसको अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ेगी। तो क्या बनेगा? तालव्य। अब निधन चयः क्या बनेगा पता है? निश्चयः। बात समझ में आ गई? बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, निह प्लस छलह क्या बनेगा? निश्चला। इसमें भी वही हो रहा है, दंत शाखा क्या हो गया? तो कितने सूत्र लगे? जल्दी से लिखो, अगले उदाहरण देखें इसी संधि के। अच्छा, इसमें से आपको पता है आपके प्रीवियस ईयर में कौन कौन से उदाहरण पूछे जा चुके हैं? नमस्ते 2 बार आ चुका है। नमस्ते में कौन सी संधि है? और नमस्ते का संधि विच्छेद
क्या है, निस्तेज आ चुका है। ठीक है, ये उदाहरण आपके पूछे जा चुके हैं। लिख लिया, आगे बढ़ें। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण क्या है, तो अगला उदाहरण है, लिखा हुआ है रामः प्लस षष्ठः। यहाँ क्या है, विसर्ग है। विसर्जने से सह सूत्र क्या करेगा, विसर्ग को सा बनाएगा। तो विसर्ग का बन गया सा, लेकिन सा जब विसर्ग का बनेगा विसर्जनीय से सह सूत्र से, तो सदैव कौन सा बनेगा, ये वाला। फिर सूत्र आया खरिच, उसने कहा कि भैया हम सा को सा ही रहने देंगे। तो खरिचा कहता है सा को सा ही रहने देंगे, ठीक है। लेकिन अब आके सूत्र कह रहा है कौन, इष्टनाष्टुः। और इष्टनाष्टुः सूत्र किसका है, व्यंजन संधि में कौन सा भेद है, इष्टुत्व संधि। और ये कहता है कि अगर दंत सा के बाद गलती से भी कौन आ गया, मूर्धन्य सा या टवर्ग, तो ये कहते हैं कि हम भैया दंत सा को दंत नहीं रहने देंगे, हम इसको अपनी बिरादरी में शामिल कर लेंगे। और इसकी बिरादरी है मूर्धन्य वाली, ये है। अरे आजा, ठीक है। तो ये मूर्धन्य में बदल जाएगा। अब किस में यह बदल जाएगा, तो रामस धन षष्ठा बराबर क्या बनेगा, अब रामस षष्ठः। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक, अगला देखिए, लिखा हुआ है रामः प्लस टीकते। अब क्या बनेगा, रामष्टीकते। फिर लिखा हुआ है धनु प्लस टंकारः, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धनुष्टंकारः। ये लिख लीजिए, और सत्व संधि यहीं पर समाप्त है। ठीक है, इतना लिखिए। अब अगर आप हमको आदेश देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा है 15 मिनट है अभी, 12:30 तक की क्लास है, रहने दें। अगली क्लास में अभी से बताए दे रहे, जब संस्कृत की क्लास लगे तो घर वालों को बता के आना। ठीक है, और अपना लंच वंच लेके आना। ठीक है, अच्छा, इसके पीछे कारण कोई और नहीं है। आपको पता है कि आपको केवल अब समय मिल रहा है 2 महीने का। 2 महीने भी ना मानिए, 1.5 महीना मानिए, क्योंकि शादी ब्याह है, दुनिया भर के और काम है ना। और 1.5 महीने में हम आपको एक हफ्ते में 1 ही दिन मिल पाएंगे। ठीक, संधि पढ़ो पहले, गिनती भी पढ़ लेंगे। ये मुश्किल से 20 मिनट कर ले। अच्छा, और देखिए, ये ना ये ना सोचना इसमें हमारा लाभ है। हमारी एक क्लास थी, हमको एक क्लास का ही पैसा मिलेगा, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आपका नुकसान हो, सिलेबस छूटे। ये अगली क्लास में कुछ नया, हाँ कुछ नया पढ़ेंगे, तो हम जो एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं उसको हमें कुछ उसको मिलना नहीं है, लेकिन हम कतई नहीं चाहते हैं कि आपका नुकसान है। इसलिए पढ़ लीजिए, हाँ सही, एक ही रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए अगला नियम देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पानी है कहीं, पानी पी लें। क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, अगली संधि का नाम क्या है, ऋतु संधि। क्या बातचीत हो रही, कानाफूसी, बुराई चल रही है हमारी।
क्या हो? उदाहरण से आप सब बताते हैं तो हिंदी का उदाहरण हम जानते हैं तो ज्यादा स्पष्ट है। ऋतु संधि, ऋतु संधि का सूत्र क्या है? स जुषोरुः। ठीक है। अब ये जो स जुषोरुः सूत्र है, इस सूत्र का मतलब क्या है? इस सूत्र में पहला वर्ण क्या है? स। और ये सा कौन सा है? जो विसर्जनीय से सह सूत्र से मिला है। फिर एक शब्द है सजुष, और सजुष का कोई हमारे लिए काम नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। सूत्र में तो रहेगा लेकिन इसको हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है। सजुष में होता यह है कि जो ये शा है, इस शा का आगे चल करके वाशरी सूत्र होता है एक, और वाशरी सूत्र से इसके शा का विसर्ग बन जाता है, तो शब्द बन जाता है सजुहु। क्या बन जाता है? सजुहु। अब ये हमारे काम का नहीं है तो ये लिखा रहेगा, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है। हमको मतलब है किससे? हमको मतलब है सा से। ठीक है। तो एक हो गया सा, एक हो गया ये सजुष, और आगे क्या लिखा है? रूह। रूह का मतलब है रूह। रूह का मतलब क्या है? रूह है। क्या कहता है ये नियम? ये नियम कहता है कि जो हमने विसर्ग संधि में विसर्जनीय से सह सूत्र से विसर्ग का जो सा बनाया था, विसर्ग का जो सा बनाया था, उस सा का क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। कुछ गलत लिखा है क्या? तब काहे कानाफूसी हो रही है? क्या कह रही थी ये? क्या हुआ? छोड़ दें? अच्छा ठीक है। हाँ ध्यान दीजिएगा, प्रसाद जो मिल रहा है लेते रहिए, और इधर सुनते रहिए, ध्यान देते रहिए। अब उसको रख लो चुपचाप, इधर ध्यान दो। क्या लिखा है? सा लिखा है, और सा का क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। लेकिन रू जो हो जाएगा, उस रू का जो ऊ है, रू में दो वर्ण हैं, एक रा है और एक ऊ है। उपदेशे अजनुनासिक एक सूत्र होता है जो कहता है कि उपदेशावस्था में जो अच होता है और वो अगर अनुनासिक है तो उस अच का हो जाता है लोप इत संज्ञा होकर के। तो इस ऊ का क्या हो जाएगा? लोप। और जब लोप हो जाएगा तो बचेगा क्या? रा बचेगा। अब रा जो बचेगा, ये रा सुरक्षित रहेगा कि नहीं, ये निर्भर करेगा अगले सूत्र पर। तो अगला सूत्र क्या है? हशिचा। आपने देखा वहां एक सूत्र था खरिचा, जिसने किसको बचाया? सा को। यहां जो ससजुषोरुह में सा का रा हो रहा है, रू हो रहा है, रू के ऊ का लोप हो रहा है, फिर रा बच रहा है। इस रा को कौन बचाएगा? हशिचा। और हशिचा का मतलब क्या है? तो हशिचा का मतलब है, चा मतलब और, हश का मतलब है हश प्रत्याहार। और हश प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से आएंगे? ह य व रट लण, फिर य म गण नम, और झभई ढ ढ धश जब। अच्छा झभई, ये क्या हो? झभई घरधश, हाँ सही तो है। जब गड दश, ये वर्ण आएंगे। और आपको पता है ये वर्ण क्या हैं? ये वर्गों के तीसरे हैं, ये चौथे हैं, ये पांचवें हैं, और ये आपके चार अंतःस्थ हैं, एक ही यहाँ है। और ये वर्ण जो हैं, इनको पता है क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सघोष कहा जाता है। सघोष वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें यावर आला हा, ये सघोष होते हैं। अब हम ये जो सूत्र है, सूत्र हो सकता है बेहतर तरीके से समझ में ना आया हो, तो इस सूत्र को हम हिंदी के नियम के माध्यम से समझ लेते हैं। क्या है नियम? तो नियम क्या है, नियम को देख लेते हैं। नियम ये है कि जब सा से पहले, अब ये हमने सा क्यों लिखा? विसर्ग संधि है, विसर्ग लिखना चाहिए था। सा क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि विसर्ग हमारा सा में बदल चुका है। हमने कहा था कि सबसे पहले अगर कोई परिवर्तन होगा विसर्ग में तो क्या होगा? सा। तो सा बदल चुका है विसर्ग का, विसर्ग सा में बदला है।
अब परिवर्तन विसर्ग में सीधे नहीं, अब परिवर्तन किसी में होगा, सा में होगा। ठीक है, विसर्ग तो सा बन चुका है, और सा के आगे अगर खर होगा, अघोष होगा तो सा रहेगा, अघोष नहीं होगा तो सा रा में बदल जाएगा। तो अब हम विसर्ग की जगह पर क्या लिखेंगे, सा। जब सा से पहले आ से भिन्न स्वर हो, आ से भिन्न का मतलब है छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर, सा से पहले छोटा आ या बड़ा आ नहीं होना चाहिए। तो जब सा से पहले आ से भिन्न स्वर हो तथा बाद में कोई भी स्वर या कोई सघोष व्यंजन हो तो संधि होने पर सा का र हो जाता है। आप इस सा की जगह अगर विसर्ग रख दें तो यही नियम आपने कहाँ पढ़ा होगा, हिंदी में। हिंदी में पढ़ा होगा कि जब विसर्ग से पहले छोटा आ से भिन्न स्वर हो, मतलब छोटा आ को छोड़कर कोई स्वर हो विसर्ग से पहले, और बाद में कोई भी स्वर हो या कोई सघोष व्यंजन हो, तो विसर्ग का सीधे रा हो जाता है। लेकिन यहाँ विसर्ग का सीधे रा नहीं होगा, यहाँ विसर्ग बदलेगा सा में, फिर सा बदलेगा किसमें, रा में। बात समझ में आई? तो नियम क्या है, विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा आ नहीं होना चाहिए, उससे भिन्न कोई भी स्वर हो, और उसके बाद क्या हो, कोई भी स्वर हो या कोई सघोष व्यंजन हो। तो जब भी हम संधि करेंगे तो सा का क्या होगा, रा, और रा के ऊपर फिर कोई आंच नहीं आएगी, रा का रा ही रहेगा। उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण में हम समझने के लिए क्या लिख लेते हैं, निह, और आपको पता है ये निह का विसर्ग बदलेगा किसमें, निस में, सा में बदलेगा, तो निह का क्या हो गया, निस। अब हम बात करते हैं नियम के अनुसार सा की। सा से पहले स्वर कौन सा है, स्वर है कि व्यंजन है, सा से पहले स्वर है कि व्यंजन है, हैं? स्वर कौन कह रहा है, स्वर कौन कौन कह रहा है, और व्यंजन कौन कौन कह रहा है। व्यंजन किस किस को दिख रहा है, आपको दिख रहा है, नहीं दिखना चाहिए था। ठीक है सही कह रहे हैं, इसमें काहे हंस रहे हैं, नहीं दिखना चाहिए। काहे नहीं दिखना चाहिए, वर्ण विच्छेद जानती हैं, वर्ण विच्छेद में वर्णों को तोड़ना। इसको तोड़िए, तो नी को तोड़ेंगे तो ना है और ई है और सा है। अब जरा देखो, सा से पहले ना है कि ई है, ई है। अच्छा, नियम कहता है कि छोटा आ से या बड़ा आ से भिन्न स्वर हो, तो ना छोटा आ है ना बड़ा आ है, भिन्न स्वर है, अलग स्वर है। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर क्या है, आहार है। तो नियम कहता है कि सा से पहले आ से भिन्न स्वर हो और बाद में कोई भी स्वर हो या कोई सघोष, तो बाद में क्या है, कोई स्वर है। तो जब बाद में कोई स्वर होता है तो सा का क्या होता है, सा का क्या होता है, रा होता है। और जब सा का होगा रा और इधर क्या है, आ है, ये आ जुड़ जाएगा किसमें, रा में, तो क्या बन जाएगा। अब इसमें जितने लोग निराहार होंगे उनकी समझ में नहीं आ रहा होगा, और जो खा पी के आए होंगे वो आराम से समझ रहे होंगे। हम समझ रहे हैं टाइम हो गया है आहार का, है ना तो लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। उदाहरण समझ में आया? अब हम इस तरह से पूरी प्रक्रिया ना समझ करके सीधे सीधे उदाहरण देख लें, देख लें। ठीक है, इसको लिख लो, आगे बढ़ें, अगले पेज पर चलें, आगे बढ़ें। हाँ, रुके हैं, ठीक है। ये कौन है, क्या चल रहा है,
नहीं, मोबाइल बज किसका रहा? अच्छा, पीछे सड़क से आवाज आ रही है। ठीक है, चलिए फटाफट वाले अंदाज में देखते हैं उदाहरण। देखिए लिखा है दुस धन उपयोगः, क्या बनेगा? दुरुपयोगः, ठीक है, यही तो बनेगा, दुष् प्लस उपयोगः दुरुपयोगः। अगला देखिए दुस प्लस जनः दुर्जनः, और सबको पता है कि ये सा कहां से आ रहा है, ठीक है। अगला देखिए दुस प्लस बलः दुर्बलः, ठीक है। अगला देखिए पाशैस प्लस बद्धः, इतना सोचना वैसे चाहिए नहीं था। सा है, सा से पहले आ से भिन्न स्वर है आई, और सा के बाद सघोष व्यंजन है, तो सीधे सा का रा बना दीजिए, और जो रा बनेगा आधा होगा, आधा रा ऊपर चला जाता है, तो कुछ सोचना थोड़ी था। क्या बनेगा? पाशैर्बद्धः, पाश कहते हैं बंधन को, यहाँ हम लोग बंधन में बंधे हैं इसलिए निकल नहीं पा रहे हैं, नहीं तो अब तक हम इधर घूम के लिख रहे होते और लोग एक एक करके खिसक जाते, हम जान भी ना पाते। पाशैर्बद्धः पाशैर्बद्धः, ठीक है। अगला देखिए लिखा हुआ है निस प्लस धनः, क्या हो जाएगा? निर्धनः। और लिखा है निस प्लस गुणः, क्या हो जाएगा? और अगर यही उदाहरण आप हिंदी में पढ़ रहे होते तो सा की जगह पर क्या होता? विसर्ग। निह प्लस गुण निर्गुण, निह प्लस बल निर्बल, इतना ही अंतर है हिंदी संस्कृत में, और अंतर नहीं है। आगे बढ़े, आप बताओ अगली संधि पढ़ें? पढ़ लें, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? लास्ट कहाँ होगी? 4 भेद पढ़े हैं हमने। पढ़ें? पढ़ लें, चलिए। हाँ, जबरदस्ती वाला कोई नहीं है, फिर बताए दे रहे हैं। हाँ, 1 बजे तक बैठते हैं तो फिर बैठे रहिए। हाँ, तब कोई दिक्कत नहीं, 12:30 आधा घंटा है, बहुत कुछ आधे घंटे में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए अगली संधि है, और अगली संधि का नाम क्या है? उत्त संधि। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने जो रुत संधि का नियम पढ़ा है, एक बार हम तो अगले पेज पर आ गए, हमको नियम याद तो है नहीं कि हम बताएं, आपको याद है? जरा नियम बताइए रुत संधि का। सा से पहले आ से भिन्न स्वर हो। हाँ, मतलब सा से पहले आ से भिन्न स्वर हो, सा से पहले आ नहीं होना चाहिए, और बाद में कोई भी स्वर या कोई सघोष व्यंजन हो तो सा का रा हो जाता है। हमने पढ़ा है, ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा है सा से पहले आ से भिन्न स्वर हो, छोटे आ को छोड़कर कोई स्वर हो, बड़े आ को छोड़कर कोई स्वर हो, लेकिन ये नियम 2 शब्दों पर लागू नहीं होता है। और वो 2 शब्द कौन से हैं? वो 2 शब्द हैं, एक है पुनः और एक है अंतः, ये अपवाद हैं। तो उत्त संधि पढ़ने से पहले, उत्त संधि पढ़ने से पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो रुत संधि पढ़ी है इसके अपवाद देख लेते हैं। अपवाद क्या हैं? अरे वाह, अपवाद क्या हैं? तो अपवाद हैं, ध्यान दीजिए, अपवाद क्या है? अपवाद, अपवाद क्या है? अपवाद हैं 2 शब्द, पुनः और अंतः, ठीक है। अपवाद है पुनः और क्या है? अंतः। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, पुनः में विसर्ग है, अंतः में विसर्ग है, विसर्ग हमारा बदलेगा सा में, तो इसी पुनः को हम क्या लिख सकते हैं? पुनस, और अंतः को क्या लिख सकते हैं? अंतस,
और नियम के अनुसार सा के पहले स्वर कौन सा आ रहा है? छोटा आ रहा है, ता नहीं है, आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। और नियम कहता है कि अगर सा से पहले मतलब विसर्ग से पहले आ होगा तो विसर्ग का रा नहीं होगा, यही तो नियम है। लेकिन यहाँ रा ही होगा। जैसे पुनस प्लस जन्मः, क्या बनेगा? पुनर्जन्म, यहाँ रा ही होगा। तो ये क्या है? अपवाद है। जैसे घर में 4 लड़के हैं, ठीक है, 3 लड़के तो आज्ञाकारी होते हैं, माता पिता का कहना मानते हैं, समाज को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन एक कलंक पैदा हो जाता है, किसी का कहना नहीं मानता है, तो ये कलंक है, ये नियम को नहीं मानते हैं, कहते भैया तुमको जो करना हो करो, हम नहीं मानेंगे। तो ये जो नियम को ना माने वो क्या कहे जाते हैं? अपवाद। तो पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म, ठीक है। अंतः, ये भी नियम को नहीं मानता है। कैसे? तो यहां भी देखिए, सा से पहले क्या है? आ है, और सा के बाद कोई सघोष हो या अघोष हो, सा बदलेगा किसमें? रा में बदलेगा है। पुनर्जन्म आ चुका है, और पुनर्जन्म ये बहुत पहले आया था, 2012 या 13 में। और पुनर्जन्म में संधि कौन सी है? तो इतने लिखना है, विसर्ग संधि, और कुछ नहीं लिखना है, एक बार आया है ये। मुनिर गच्छति, ये इसी में आएगा। उत्त संधि का नहीं है, रुत्व का है। देखिए, किताब खोल रखी है क्या? तो काहे पूछा? मिल गया। क्या लिखा है? मुनिस प्लस गच्छति, मतलब मुनि जाते हैं, कोई मुनि है जो जा रहे हैं। अब सा से पहले आ से भिन्न स्वर है, और सा के बाद में सघोष व्यंजन है, तो सा बदलेगा रा में, और रा आधा है तो गा के ऊपर लगेगा शिरोरेखा पर, क्या बनेगा? मुनिर गच्छति। अब अगर आपने यही पूछा है तो ये बिल्कुल सही है, और अगर ये नहीं पूछा है तो एक और होता है, एक मुनि जा रहे हैं और एक मुनि आ रहे हैं। तो जो आ रहे हैं उनको देखिए, मुनिस प्लस आगच्छति। और हमने नियम, अच्छा पूर्ण विराम कहे लगा दिया, हमने नियम में पढ़ा है कि सा से पहले आ से भिन्न हो, बाद में कोई भी स्वर हो या कोई सघोष, यही तो पढ़ा है। तो बाद में क्या है? यहाँ सघोष था, यहाँ क्या है? कोई स्वर है, और सघोष हो या स्वर हो, हर स्थिति में सा बदलता है रा में, तो ये रा में बदलेगा। अच्छा, यहाँ रा आधा है, यहाँ भी आधा था, आगे स्वर नहीं व्यंजन था, तो रा अगले व्यंजन की शिरोरेखा पर लगा। लेकिन यहाँ रा के बाद क्या है? स्वर है, ये स्वर रा में जुड़ेगा, बड़ा आ है तो रा में बड़ा आ जुड़ेगा, तो बड़ा की मात्रा लगा देंगे, क्या बनेगा? मुनिरा गच्छति। बात समझ में? ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, तो अंतः पुनः धन जन्म, पुनः धन जन्म क्या बना? पुनर्जन्म, ठीक है। और देखिए, अंतः बराबर अंतस प्लस जातीय, क्या बनेगा? अंतर जातीय। अच्छा, हमारे यहाँ अंतर जातीय विवाह होते हैं, उसमें बड़े मर्डर भी होते हैं, ठीक है। ये हम इसलिए बता रहे हैं, ये आपका शब्दकोश सही होगा। 2 शब्द होते हैं, चलिए पूछ लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से हिंदी में पूछा जाएगा, शब्द शुद्धि में, शुद्ध और अशुद्ध शब्द। आप बताइए कौन सा शब्द सही है, कौन सा गलत है? थोड़ा विषय से अलग जा रहे हैं। चार शब्द हैं, इनमें से कौन सही लिखा है, कौन गलत लिखा है? पहला सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा
सही है। अब आपको बताएं, सब सही है, ठीक है। आज जाना, भूख चाहे जितनी जोर के लगी हो, खाना तब तक ना खाना जब तक अखबार ना पढ़ लेना। अखबार जब पढ़ोगे तो अखबार में दो प्रकार की खबरें आपको मिलेंगी, एक मिलेंगी अंतरराष्ट्रीय और एक मिलेंगी अंतरराष्ट्रीय। क्या होता है, ये जो हमने अंतः लिखा है, इसी अंतः से क्या बना, अंतस, और फिर शाखा क्या बना, रा, तो क्या बना, अंतर्जातीय। इस अंतः का मतलब होता है भीतर या अंदर। जो हमारी जाति के अंदर की बातें हैं, अगर हम अपनी जाति के भीतर विवाह करते हैं तो हमारा विवाह अंतर्जातीय है। ये है अंतः, और ये क्या लिखा है, बड़ा बड़ा अंतर। और आपको पता है अंतर दो लोगों में होता है। अंतर किसमें होता है, दो लोगों में। तो अंतर दो लोगों में होता है। अब इसी अंतर और अंतः से चारों को समझिए। जहां पर हम अंतरराष्ट्रीय की बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के अंदर की बात, और जहां पर दो राष्ट्रों की बात करेंगे, दो राष्ट्रों के मध्य की बात करेंगे, दो देशों के मध्य की बात करेंगे, वो क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय। दोनों सही हैं, दोनों के अर्थ में अंतर है। अंतरराष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के भीतर, भारत के भीतर की खबरें अंतरराष्ट्रीय, और भारत के और अमेरिका के बीच की खबरें वो अंतरराष्ट्रीय। हमारी जाति के अंदर की बातें अंतरजातीय, और हमारी जाति से भिन्न दूसरी जाति और हमारी जाति के मध्य की बातें अंतरजातीय। आप पढ़ेंगे कि पुलिस ने अंतर जनपदीय गिरोह को पकड़ा। अंतर जनपदीय का मतलब है ऐसा गिरोह जो अपने जनपद में भी घटनाएं करता है और दूसरे जनपदों में भी करता है। लेकिन अंतर जनपदीय, अतः यहाँ तो जातीय लिखा है, जनपदीय का मतलब है केवल अपने जनपद के भीतर जो घटनाएं करता हो, चोरी या चेन स्नैचिंग की, लूटपाट की, वो अंतर जनपदीय। अंतरराज्यीय, अखबार पढ़ोगे ये सारे शब्द आपको पता चलेंगे, तो वर्तनी शुद्धि में, शब्द शुद्धि में, हिंदी में भी काम आएगा, संस्कृत में भी काम आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बीच बीच में हम थोड़ा भटक जाते हैं विषय से, नाराज ना होना। और जो हम भटकते हैं, हमारा भटकना भी एक नंबर का होता है, ठीक है। आपकी पंचायत किसी काम की नहीं है, लेकिन हमारी पंचायत भी एक नंबर की है, उससे भी एक नंबर मिलेगा। तो हमको पढ़ना है क्या, उत्तसंधि। और ध्यान दीजिए, उत्तसंधि जो है, उत्तसंधि का सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सूत्र क्या होता है। तो उत्तसंधि का सूत्र थोड़ा सा बड़ा है, क्या है, कौन बताएगा, उत्तसंधि का सूत्र कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा, अभी सब लोग बता रहे थे। अतोरोर प्लुताद प्लुते, क्या लिखा है, अतोरोर प्लुताद प्लुते। अतोरोर प्लुताद प्लुते सूत्र क्या कहता है, इस सूत्र को जानने के लिए इस सूत्र का हम कर लेते हैं पदच्छेद। पदच्छेद मतलब इसको तोड़ते हैं, और जो पद आए हैं उन पदों को अलग अलग करते हैं, क्योंकि सारे पद एक साथ लिखे हैं। अतोरोर प्लुताद प्लुते सूत्र कहता है, इसमें देखिए पहला पद जो हमारा है क्या लिखा है, अतो। अतो का मतलब है अत, और अत का मतलब होता है छोटा आ, ठीक है। रोर, रोर का मतलब है तोड़ेंगे तो ये रा टूटेगा, ये रा टूटेगा तो ये बनेगा विसर्ग, और विसर्ग बनेगा तो यहाँ पर रोह आएगा, और रोह का मतलब क्या है, रा। अभी जो साका रा हो गया था, साका रा हो गया था, वो रा है। और फिर ये लिखा है अप्लुतात प्लस अप्लुते, तो दो बार क्या आया है, अप्लुत प्लस अप्लुत। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों ने जब स्वर पढ़े थे वर्णमाला में, तो हमने पढ़ा था उच्चारण में लगने वाले समय के या मात्रा के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। क्या होता है, तो ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, और ये भी जाना था कि एक मात्रा क्या होती है, पलक झपकने का जो टाइम होता है वो एक मात्रा होता है। और
पलक झपकते जो स्वर बोल लिए जाएं वो ह्रस्व। पलक झपकने का 2 गुना टाइम लगे वो क्या होते हैं? दीर्घ। तो दीर्घ में कौन आ जाता है? दीर्घ में आ जाता है कौन? और पलक झपकने का अगर 3 गुना समय लगे तो उसी को क्या कहते हैं? प्लुत। तो प्लुत क्या होता है? जो 3 गुना समय में बोला जाए। और प्लुत के पहले निषेध करने के लिए, आपने संस्कृत में नहीं अभी पढ़ा है, हिंदी में अगर कभी जीवन में समास पढ़े होंगे तो तत्पुरुष समास का एक भेद होता है नई तत्पुरुष, और नई का मतलब होता है निषेध। और किसी बात का निषेध करने के लिए हम उपसर्ग लगाते हैं 2, एक अ और एक अन। अगर स्वर से शब्द शुरू हो रहा है तो अन लगाते हैं, व्यंजन से शुरू हो रहा है तो आ लगाते हैं। जैसे हमने कहा कि हमने अब तक जो भी बोला है सारी बातें हमारी क्या हैं? सत्य। हाँ, छोड़ रहे हैं बस। हमारी सारी बातें क्या हैं? सत्य हैं। आपने कहा कि आपकी कोई भी बात सत्य नहीं है। अब ये नहीं है बोलने के लिए क्या करना है? सत्य के पहले आ लगा देना है। आ लगा देंगे, उपसर्ग है आ, लगा देंगे तो असत्य बन जाएगा, मतलब सारी बातें सत्य नहीं है। तो जो प्लुत है वो ह्रस्व का 3 गुना है, और जो प्लुत नहीं है वो फिर क्या है? ह्रस्व है। अगर प्लुत है तो 3 गुना और प्लुत नहीं है तो ह्रस्व है। तो अप्लुत अप्लुत 2 बार आया है। अप्लुत अप्लुत 2 बार का मतलब है छोटा आ। अत का मतलब हम गलती से बड़ा आ ना समझ लें, इसलिए अप्लुत अप्लुत 2 बार आया है। तो दोनों बार क्या है? अप्लुत आ मतलब छोटा आ, ह्रस्व आ। अब नियम को समझ लेते हैं। सूत्र में आए हुए सारे पद हमारी समझ में आ गए हैं। नियम को समझ लेते हैं। समझें कि अल्टीमेटम मिल चुका है? छोड़ दें क्लास? छोड़ दें? ठीक है, अगली क्लास में समझते हैं। नमस्ते।